स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं 7th मार्क्स के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनकी एक वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि आज की जो वीडियो है इसमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से कम आप यहाँ ये मान के चलें कि आपको 6 से 10 क्वेश्चन, 6 तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, 6 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी से ही मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आसानी से आप आराम से 40 से 50 नंबर भी आराम से ला सकते हैं 70 में से। क्लियर है ना? तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से मैं बताऊंगा आपको। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसका सॉल्यूशन आप वन शॉट वीडियो में जाके देख सकते हैं। जैसे कुछ डेरिवेशन वगैरह रहते हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम क्वेश्चन टू क्वेश्चन बताता रहूँगा। तो सबसे पहले देखिए यूनिट 1 की बात करूंगा कि यूनिट 1 में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वही हमने इस वीडियो में लिए हैं। पूरा कोर्स हमने इसमें कवर नहीं किया है, हमने इसमें कोशिश की है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएं जो आपको एग्जाम में रखे मिले। क्लियर है? इसके बाद आपको जो है मॉडल पेपर भी मैं एक प्रोवाइड कराऊंगा। मॉडल पेपर में आपको पूरा जैसे पेपर का पैटर्न होता है उसी पैटर्न से आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, और कोशिश करेंगे कि आपके मॉडल पेपर में से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले। तो देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। देखिए आज का जो टारगेट है हमारा 56 मार्क्स का है, क्योंकि आपके जो 7th मार्क्स के क्वेश्चन है वो 50 मार्क्स के आते हैं। जो 14 मार्क्स आते हैं वो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 56 मार्क्स में से कितने मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका यूनिट 1 का है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें आपको 3-4 टर्म्स दे देगा और आपको इनसे डिस्क्राइब करा लेगा। जैसे कि इसमें क्या क्या पूछा है देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, मूवमेंट एंड कपल, वेरिग्नान थ्योरम एंड फ्री बॉडी डायग्राम। इन चारों को एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले बात करूंगा मैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी की। अगर आपने हमारी जो यूनिट वाइज वन शॉट वीडियो है अगर वो देखी होगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने उसमें बताया भी आपको कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी होता क्या है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहता है कि अगर कोई आपकी रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी में आप अगर किसी फोर्स को उसी लाइन ऑफ एक्शन में आगे या पीछे किसी भी पॉइंट पर ट्रांसफर करेंगे तो बॉडी की कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी जो कंडीशन होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी एक ही लाइन ऑफ एक्शन में आप फोर्स को आगे पीछे कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है। देखिए यहां पर देखिए ये आपकी रिजिड बॉडी नहीं है। इस तरह की जो बॉडी होगी जो अंदर से खोखली होगी जिसमें मॉलिक्यूल आपके इक्वल नहीं होंगे, उस केस में आपकी बॉडी रिजिड नहीं होगी। इधर आप डायग्राम में देख रहे होंगे ये बॉडी आपकी रिजिड बॉडी है। इसमें आप देखेंगे कि आपका जो फोर्स है वो आप एक पॉइंट से आगे या पीछे कहीं भी उसी लाइन ऑफ एक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। नेक्स्ट इसमें देखिए आता है आपका मूवमेंट। क्या आता है? मूवमेंट एंड कपल। मूवमेंट और कपल क्या होता है? देखिए मूवमेंट आप जानते हैं, मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी भी फोर्स का मूवमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस फोर्स में उस पॉइंट से उस फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हो जाता है आपका मूवमेंट। ठीक है, तो देखिए ये है आपका, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपका एक फोर्स लगा है F, और ये आपकी ये जो पॉइंट है मान लीजिए A पॉइंट है। तो अगर मुझे A पॉइंट के बाद मूवमेंट निकालना है तो इस फोर्स का मूवमेंट क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपका वर्टिकल फोर्स है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होगी, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो डिस्टेंस आपकी वर्टिकल होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से इसका मूवमेंट क्या आएगा? F इंटू डी। क्लियर है? अब मूवमेंट के बाद बात करते हैं देखिए कपल की। कपल भी आप जानते हैं कि कपल क्या होता है। कपल में आपके 2 फोर्स लगे हुए होते हैं। कपल में आपके 2 फोर्स लगे हुए होंगे और उन दोनों फोर्स की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी बीच में, यानी वो कोलिनियर नहीं होंगे। कोलिनियर फोर्स कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में काम करते हैं, और आपके कपल में कोलिनियर फोर्स नहीं होंगे। इसके अंदर जो फोर्स होंगे आपके वो एक डिस्टेंस पर काम कर रहे होंगे, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। क्लियर है ना? और दोनों फोर्स इक्वल होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे और पैरेलल होंगे। ठीक है नहीं? यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका एक F फोर्स यहां लगा है और D डिस्टेंस पर एक F फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है और इसके पैरेलल है।
क्लियर है। तो यहाँ से जो कपल होगा आपका क्या होगा, वो होगा F इंटू डी। कपल का जो मूवमेंट जनरेट होगा, कपल जो होता है देखिए, कपल में आपका जो रिजल्ट मिलता है वो में मूवमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है, मूवमेंट मिलता है इसके अंदर में। तो इसमें हमारा कोई लीनियर फोर्स जो होता है वो काम नहीं करता, केवल मूवमेंट काम करता है। तो मूवमेंट इसका आएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, एक फोर्स की डिस्टेंस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मूवमेंट आ जाएगा। क्लियर है। इसके मैं एग्जाम्पल देखिए आपको दिखाता हूँ, कुछ इसके एग्जाम्पल है। जैसे स्क्रू ड्राइवर है, इसका जो यूज करते हैं हम देखिए इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, एक डिस्टेंस पर क्या करते हैं, दो अपोजिट फोर्स लगाते हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्लियर है नहीं। तो वो आपका किसका एग्जाम्पल है, वो आपका कपल का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बोतल की टैप खोलने के लिए, या आप ये जो है वाटर टैप के लिए, स्टीयरिंग सिस्टम के लिए, इन सभी के लिए जो हम टर्निंग मूवमेंट क्रिएट करते हैं वो कपल के थ्रू ही करते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं देखिए वेरिगनांस थ्योरम की। वेरिगनांस थ्योरम क्या है, वेरिगनांस थ्योरम ये कहती है कि अगर एक प्लेन में नंबर ऑफ फोर्स काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्स लगे हुए हैं, दो से ज्यादा फोर्स लगे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो मूवमेंट होगा, किसका मूवमेंट, रिजल्टेंट का। मान लिया एक से ज्यादा फोर्स है या दो से ज्यादा फोर्स लगे हुए हैं, तो उस केस में उन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट का मूवमेंट उन सभी फोर्स के मूवमेंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। ये कहती है वेरिगनान थ्योरम। ठीक है नहीं। अगर किसी प्लेन में नंबर ऑफ फोर्स लगे हुए हैं तो किसी भी पॉइंट के अबाउट उन नंबर ऑफ फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसका मूवमेंट किसके इक्वल होगा, सभी फोर्स के मूवमेंट के अलजेब्रिक सम के। सेम पॉइंट में मूवमेंट लेंगे तो ये आपकी वेरिगनान थ्योरम है। अगर आपसे डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, प्रूफ पूछ लिया जाता है कि वेरिगनान थ्योरम का प्रूफ दिखाइए, कभी कभी आपसे 7 नंबर में पूछ सकता है कि वेरिगनान थ्योरम क्या है, इसका प्रूफ बताइए। तो प्रूफ के लिए आप हमारी वन शॉट वीडियो यूनिट 1 की देख सकते हैं, उसमें मैंने प्रूफ भी कराया है। क्लियर है। अब वेरिगनान थ्योरम के बाद देखिए बात करते हैं किसकी, फ्री बॉडी डायग्राम की। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में हम जो आपकी बॉडी होती है उस, अगर वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में है, किसी वाल के या फ्लोर के कांटेक्ट में है, तो हम उस बॉडी को उससे क्या करते हैं, उसके कांटेक्ट से फ्री करते हैं। और जब उसके कांटेक्ट से फ्री करते हैं तो जिस कांटेक्ट से आप फ्री कर रहे हैं उसके 90 डिग्री पर एक रिएक्शन लगा देते हैं, वो आपकी कहलाती है फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर नहीं। कैसे, देखिए आपको मैं एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पर इस तरह से ये बॉल है, ये बॉल आपकी किसके कांटेक्ट में है, इस वाल के कांटेक्ट में है। तो मैंने देखिए यहाँ से वाल रिमूव की और यहाँ से एक रिएक्शन लगा दी RC, और हमेशा जो रिएक्शन लगेगी वो सपोर्ट के जो जिससे कांटेक्ट में है उस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस सरफेस है, इस सरफेस को मैंने हटाया तो यहाँ से 90 डिग्री पर ये रिएक्शन लग गई। ठीक है नहीं। यहाँ भी मैंने देखिए यहाँ पर इसके भी कांटेक्ट में है, इसके भी कांटेक्ट में है, तो आपकी एक रिएक्शन ये लगा दी जो इसके 90 डिग्री पर होगी, और एक रिएक्शन यहाँ लगा दी, ये 90 डिग्री पर होगी। तो मैंने सपोर्ट को हटाकर उसे रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो जो रिएक्शन में कन्वर्ट किया, ये वाला जो डायग्राम कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है। इसके बाद देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ लोड। ये सभी क्वेश्चन जो यूनिट 1 के हैं, मैं आपके वन शॉट की जो वीडियो है यूनिट 1 की, लगभग 2.5 घंटे की वीडियो है, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है नहीं। अगर आपको अच्छे से समझनी है तो आप वन शॉट भी देख सकते हैं, यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्योंकि इसमें 5 के 5 यूनिट के क्वेश्चन लेंगे, तो अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने लगूंगा, ज़्यादा पढ़ाऊंगा इसमें, तो इसमें आपको लगभग आपकी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें आपका जो टाइप्स ऑफ लोड, क्या बताना है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट और टाइप्स ऑफ लोड, कितनी तरह की सपोर्ट होती है, कितनी तरह के लोड होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले बात करूंगा टाइप्स ऑफ सपोर्ट की। आपकी जो सपोर्ट होती है वो 4 तरह की सपोर्ट होगी आपकी। एक होगी सिंपल सपोर्ट और नाइफ एज सपोर्ट, दूसरी होगी आपकी रोलर सपोर्ट, तीसरी होगी आपकी हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट, और फोर्थ होगी आपकी फिक्स सपोर्ट। एक एक सपोर्ट के बारे में देखिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सिंपल सपोर्ट की। तो देखिए सिंपल सपोर्ट में क्या होगा आपका, सिंपल सपोर्ट में जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में इस तरह एरो की फॉर्म में स्ट्रक्चर के 90 डिग्री पर आपकी क्या लगी हुई होगी, 90 डिग्री पर आपकी क्या लगी हुई होगी, रिएक्शन लगी हुई होगी। ठीक है नहीं। इस तरह की सपोर्ट होगी आपकी, इसे कहेंगे सिंपल सपोर्ट। क्लियर है नहीं। और यहाँ पर देखिए जो सिंपल सपोर्ट होती है, सिंपल सपोर्ट मे नॉट बी एबल टू हैंडल फोर्स इन अदर डायरेक्शन, यानी जो सिंपल सपोर्ट होती है वो केवल आपके वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगे हुए होंगे उन्हें ही रजिस्ट करेगी।
आपके अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर फोर्स लगा है इसे रजिस्ट कर लेगी, कोई इंक्लाइंड फोर्स है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उसे ये रजिस्ट नहीं कर पाएगी। ये सिंपल सपोर्ट में होता है। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं देखिए रोलर सपोर्ट की। रोलर सपोर्ट भी क्या होती है, देखिए रोलर सपोर्ट में आपकी जो सपोर्ट लगी हुई होगी वो इस तरह से लगी हुई होगी, आपकी इस तरह से देखिए, ठीक है नहीं, नीचे इस तरह से आपके रोलर लगे हुए होंगे या इस तरह से भी हो सकती है। और इसमें जो रिएक्शन लगेगी जब हम सपोर्ट को हटाकर रिएक्शन में चेंज करते हैं तो हमेशा जिस लाइन पर रोलर टिका हुआ होता है उसके 90 डिग्री पर आपकी रिएक्शन लगती है। जैसे बी पॉइंट है तो यहाँ पर रिएक्शन क्या लगेगी, आपकी आर भी लगेगी। क्या लगेगी? आर भी लगेगी। और इसमें यह ध्यान रखना कि हमेशा जो सपोर्ट आपकी लगेगी, जो रिएक्शन लगेगी, वो रिएक्शन जिस लाइन पर आपके रोलर टिके हैं उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है नहीं। और इसमें जो आपका ब्रिज होगा, जो आपकी जो स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आपका रोलर सपोर्ट जो है रोटेट और ट्रांसलेट कर सकती है रोलर रेसिस्टिंग सरफेस को। क्लियर नहीं? इसमें हम सरफेस को रोटेट भी कर सकते हैं और इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम जैसी आपकी सिंपल सपोर्ट रहती है, बिल्कुल उसी तरह की वर्किंग इसके अंदर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए, और रजिस्ट की बात करूं, देखिए जो रोलर सपोर्ट होती है वो केवल वर्टिकल फोर्स को रजिस्ट करती है, या अगर आपकी जो रोलर सपोर्ट है देखिए अगर वो इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस पर टिकी होगी तो इस इंक्लाइंड सरफेस के जो 90 डिग्री पर आपका एंगल लगा, फोर्स लगा हुआ होगा, जो परपेंडिकुलर लगा हुआ होगा, उसे रजिस्ट करेगी। ये ध्यान रखना है आपको रोलर सपोर्ट में। रोलर सपोर्ट के बाद देखिए बात करता हूं मैं हिंज सपोर्ट की। हिंज सपोर्ट में देखिए क्या होगा, हिंज सपोर्ट में आपका ध्यान से समझिएगा, हिंज सपोर्ट में आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं। हिंज सपोर्ट आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फोर्स को रजिस्ट कर सकती है, चाहे आपका वर्टिकल फोर्स हो, चाहे आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स हो, या आपका जो है इंक्लाइंड फोर्स हो, सभी को रजिस्ट कर लेगी। और इसमें आपका जो सपोर्ट लगी हुई होगी देखिए इस तरह से लगी हुई होगी। और इस केस में हम देखिए क्या करते हैं, एक इंक्लाइंड रिएक्शन लगाते हैं आर ए, जैसे ये ए पॉइंट है तो रिएक्शन हो जाएगी आर ए। उसके बाद इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एच ए, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वी ए, और ये एंगल आ जाएगा आपका थीटा ए। क्लियर है? तो आपकी जो हिंज सपोर्ट रहती है, हिंज सपोर्ट आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या आपका इंक्लाइंड फोर्स सभी को रजिस्ट कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा यही तरीका रहता है इसमें रिएक्शन को निकालने का। ठीक है, और यहाँ पर जब एच ए और वी ए को कैलकुलेट करते हैं तो आर ए की वैल्यू आपकी आती है एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर, और आपका जो थीटा ए है वो कैसे निकलता है देखिए tan इनवर्स वी ए अपॉन एच ए। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक, ये आपका जो है फोर्स का कोई भी हो उस फोर्स को रजिस्ट कर लेगी, लेकिन जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट को आपका ना तो ये रजिस्ट कर पाएगा, ना ही आपका रोलर सपोर्ट रजिस्ट कर पाएगी, ना ही आपकी सिंपल सपोर्ट रजिस्ट कर पाएगी। मूवमेंट के लिए अगर मूवमेंट अब आपका लगा हुआ है तो उसके लिए आपकी जो फिक्स सपोर्ट है वो रजिस्ट कर सकती है। ठीक है नहीं, आपका जो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ हो, किसी भी डायरेक्शन में आपका मूवमेंट लगा हुआ हो, क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, ये सबको रजिस्ट कर सकती है। और आपकी जो फिक्स सपोर्ट रहती है देखिए कैसी रहती है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है आपका, इस तरह की सपोर्ट रहेगी। और इसमें जो रिएक्शन लगेगी देखिए, जैसे ये ए पॉइंट है आपका, तो यहाँ से रिएक्शन लगेगी आर ए, ये आ जाएगा आपका एच ए, ये आ जाएगा आपका वी ए, और ये आ जाएगा एंगल थीटा ए, और यहाँ से एक मूवमेंट आ जाएगा आपका एम ए। ठीक है नहीं, और आर ए की वैल्यू जैसे मैंने भी आपको हिंज सपोर्ट में बताई थी उस तरह से सेम निकाल सकते हैं। और ये आपका मूवमेंट और फोर्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, कैसा भी फोर्स हो, सबको रजिस्ट करने में सक्षम रहती है। ठीक है नहीं, तो ये 4 तरह की सपोर्ट थी आपकी। इसके बाद देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड की। लोड आपके 3 तरह के होते हैं, एक होता है पॉइंट लोड, एक होता है यूडीएल, एक होता है यूवीएल। 3 तरह के फोर्स आपके रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट लोड की बात करता हूं कि पॉइंट लोड क्या होता है आपका। देखिए पॉइंट लोड जो होगा आपका वो एक स्मॉल डिस्टेंस पर लगा हुआ होगा, वो एक स्मॉल डिस्टेंस को कवर करेगा। जिस स्ट्रक्चर पर भी आपका लोड लगा हुआ होगा वो उस स्ट्रक्चर की स्मॉल डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, और ये आपको न्यूटन या किलो न्यूटन में होगा। इसकी जो यूनिट होगी या तो न्यूटन होगी या आपकी किलो न्यूटन होगी। डायग्राम में देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह का पॉइंट लोड लगा हुआ होगा एरो के फॉर्म में। ये जो स्पेस कवर करेगा बहुत ही स्मॉल लेंथ का स्पेस कवर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से जैसे देखिए बी पॉइंट पर आपका 30 किलो न्यूटन का लोड लगा है, यहाँ पर डी पॉइंट पर 25 किलो न्यूटन का लोड लगा है। ये सब के सब आपके पॉइंट लोड के एग्जाम्पल है। बात करूँ मैं देखिए यूडीएल की। यूडीएल क्या होता है देखिए आपका, यूडीएल जो होता है, यूडीएल आपका एक स्मॉल डिस्टेंस में न लगकर एक एंटायर लेंथ पर लगा हुआ होगा, एक स्पेसिफाई लेंथ पर लगा हुआ होगा, जिस लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। क्लियर है?
तो अगर आपका जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंटायर लेंथ पर, वो क्या कहलाएगा, आपका यूडीएल कहलाएगा। देखिए नाम से ही पता चलता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो एक लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो वो आपका क्या कहलाएगा, यूडीएल या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाएगा। और उसकी जो यूनिट होगी देखिए, या तो किलो न्यूटन मीटर होगी या आपकी न्यूटन पर मीटर होगी, किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मीटर। इसमें यह देके रखेगा कि पर मीटर लेंथ में कितना लोड लग रहा है, पर मीटर लेंथ में कितना लोड लग रहा है, ये आपको देके रखेगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, देखिए डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये आपका जो है, ये आपका कोई ब्रिज है, कोई बीम है आपका, और इस बीम पर देखिए इस तरह से ये लेंथ मान लिया एल है, एल लेंथ पर आपका W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, ठीक है नहीं, यानी 1 मीटर में कितना लोड लग रहा है, W किलो न्यूटन, तो L मीटर में कितना लगेगा, W इंटू एल, ठीक है नहीं। इस तरह से मैं टोटल लोड को कैलकुलेट कर सकता हूं, और जो टोटल लोड आपका एक्ट करेगा वो इसके मिडिल में काम करेगा। यानी अगर आपका लोड यहां से यहां तक लगा हुआ है, तो जहां से जहां तक फोर्स लगा हुआ है उसके मिडिल में टोटल जो फोर्स निकल के आएगा W इंटू एल, वो आपका उस पॉइंट पर एक्ट करेगा, बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जैसे 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड B से C पॉइंट के बीच में लगा है, और B से C तक की दूरी कितनी है, 4 मीटर है। तो सबसे पहले टोटल लोड की अगर मैं बात करूं, तो टोटल लोड आपका कितना हो जाएगा, टोटल लोड आपका हो जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 4 मीटर, ठीक है नहीं। यहाँ से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल लोड आ जाएगा आपका 80 किलो न्यूटन। कितना आ जाएगा, 80 किलो न्यूटन टोटल लोड आ जाएगा। और ये 80 किलो न्यूटन का काम करेगा, ये 80 किलो न्यूटन बी और सी के दोनों के बीच में काम करेगा, बी और सी दोनों के बिल्कुल मिडिल पॉइंट में काम करेगा। यानी यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस और यहाँ से भी 2 मीटर की डिस्टेंस, ये जो पॉइंट आपका निकल कर आएगा, इस पॉइंट पर आपका टोटल 80 किलो न्यूटन का लोड काम करेगा। ये आपका यूडीएल है। अब बात करते हैं देखिए यूवीएल की, कि यूवीएल क्या है। यूवीएल होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपका कोई लोड यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा हो, यूनिफॉर्मली वेरी का मतलब या तो घट रहा हो यूनिफॉर्म, या यूनिफॉर्मली बढ़ रहा हो, ठीक है नहीं, या तो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, उस केस में जो क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। क्लियर नहीं। इसके यूनिट भी सेम जैसे यूडीएल की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर, ऐसे ही देके रखेगा। देखिए इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, वहां से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यह है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, बीम के यहाँ से इस पॉइंट से शुरू हुआ और यूनिफॉर्मली बढ़ता चला गया। जैसे मान लीजिए ये कितना है, यह है W किलो न्यूटन पर मीटर, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है L, कितनी है, L है। तो टोटल लोड निकालने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, इसका टोटल लोड निकलता है 1/2 इंटू लेंथ, जितनी लेंथ में आपका यूवीएल लगा है, और जो उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है लोड की, ये आ जाएगी। तो ये आ जाएगा WL/2, क्योंकि एक ट्राइंगल की शेप का है, तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो 1/2 बेस कितना है L, हाइट कितनी है W, उससे भी आप इसे निकाल सकते हैं। और बात अगर करें कि ये किस पॉइंट पर काम करेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये मिडिल पॉइंट पर काम नहीं करेगा। जैसे यूडीएल मिडिल पॉइंट पर काम करता है, इसका पॉइंट निकालने के लिए देखिए जहां आपकी मिनिमम इंटेंसिटी है, मिनिमम इंटेंसिटी से बेस का 2/3 यानी 2/3 इंटू एल, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आ गया। और अगर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी से बात करूं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी से आएगा ये 1/3 इंटू एल। क्लियर नहीं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी से लेंथ का 1/3 भाग, और मिनिमम इंटेंसिटी से लेंथ का 2/3 भाग। वहां जहां भी पॉइंट आपका निकल कर आएगा, ये WL/2 उसी पॉइंट पर काम करेगा, क्योंकि किसी भी बॉडी का वेट एक सिंगल पॉइंट पर काम करता है, और वो सिंगल पॉइंट ये होगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं, देखिए ये 6 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा है, 12 मीटर में, 12 मीटर में लगा है। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड हो जाएगा आपका 6 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 12 मीटर। देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, 12 इंटू 6, और 1/2 हो रहा है यहाँ पर, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो आएगा। तो यहाँ से देखिए कितना जाएगा, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 36 किलो न्यूटन। आपको जो टोटल लोड है, जो यहाँ से यहाँ तक टोटल लोड लग रहा है, वो लग रहा है 36 किलो न्यूटन का। अब ये 36 किलो न्यूटन का लोड किस पॉइंट पर काम करेगा, ये काम करेगा, देखिए यहाँ जो मिनिमम इंटेंसिटी है, मिनिमम इंटेंसिटी से 2/3 किसका, बेस का, और मैक्सिमम इंटेंसिटी से 1/3। तो 12 का 2/3 क्या होगा, 12 का 2/3 होगा 8 मीटर, निकाल लीजिएगा आप। और इसका 1/3 होगा कितना, 1/3 होगा इसका 4 मीटर। तो इस पॉइंट पर आपका जो लोड है, टोटल लोड आपका इस पॉइंट पर काम करेगा।
क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं इसके बाद, थर्ड आता है डिफाइन इलास्टिक कांस्टेंट एंड ड्राइव रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट क्या है और उनके बीच में क्या रिलेशन है, यह आपको बताना है, ठीक है नहीं। इसमें देखिए क्या लिखेंगे, आपको पता है 3 तरह के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। पहला आपका आता है देखिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉड्यूलस, जिसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। देखिए कैपिटल ई आपका क्या होता है, कैपिटल ई होता है आपका लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन का रेशियो, या कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो। उन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉड्यूलस कहलाएगा। यूनिट इसकी वही होगी जो आपकी स्ट्रेस की यूनिट होती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है आपका शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहलाएगा। इसकी यूनिट भी सेम होगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं देखिए बल्क मॉड्यूलस की। बल्क मॉड्यूलस आपका क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो। उन दोनों का रेशियो जो निकल कर आएगा वो कहलाएगा आपका बल्क मॉड्यूलस, ठीक है नहीं। इसकी यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, क्लियर है नहीं। और रही इसकी रिलेशन की बात, देखिए मैंने आपको जो यूनिट 1 की जो वन शॉट वीडियो कराई है उसमें मैंने EGK में रिलेशन कराया है आपको, आप आराम से कर भी सकते हैं। इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, देखिए हम जानते हैं E= होता है 2G × 1 + म्यू और E= होता है 3K × 1 - 2 म्यू। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल कर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से EGK में रिलेशन आपका आ जाएगा। और ज़्यादा आपको समझना है, अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखी है उसमें जाकर आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं आराम से, क्लियर है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रा एंड एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल है माइल्ड स्टील का, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताना है। ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नाम से भी आ सकता है, माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नाम से भी आ सकता है, डक्टाइल मटेरियल के नाम से भी आ सकता है, क्लियर नहीं। तीनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। नॉमिनल कर्व बनाओ, इंजीनियरिंग कर्व बनाओ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओ, सब एक ही चीज़ है। और ये ध्यान रखिएगा कि 100% एग्जाम में आपको ये मिलेगा, पूरी संभावना है इसकी आने की, क्लियर है नहीं। अब देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक इस क्रॉस सेक्शनल का एक पीस लूंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो लेंथ है आपकी, ये है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, इतनी लेंथ का एक पीस लेता हूँ। ये जो इधर जो ग्रिप बनी हुई है, ये ग्रिप मशीन में से पकड़ने के लिए, इस तरह से जकड़ने के लिए बनी हुई है। मेन जो मेरा जो स्पेसिमेन है वो ये है, जिसकी लेंथ मान लिया मैंने L0 मान ली, ठीक है नहीं। अब जब मैं इस पर लोड लगाता रहूँगा तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ती रहेगी, डायमीटर घटता रहेगा और फ्रैक्चर पर आते आते ये इस तरह से टूट जाएगा, ठीक है नहीं। इसे कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। अब ये जब स्टार्टिंग से टूटने तक इसमें क्या होगा, जब ये टूटेगा नीचे तक तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसकी डायमीटर घटती चली जाएगी और उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगी उसके बीच में जो मैं ग्राफ कवर करूंगा वो कहलाएगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको सब चीज़ें समझा देता हूँ, आपको पूरी PDF भी मिल जाएगी इसकी, ठीक है नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका स्ट्रेन है, एक्स एक्सिस में आपकी क्या है, स्ट्रेन है, और वाई एक्सिस में आपकी स्ट्रेस है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस में स्ट्रेन लिखनी है और आपको वाई एक्सिस पर स्ट्रेस लिखनी है, ठीक है नहीं। उसके बाद इसके जो मेन पॉइंट रहते हैं, देखिए जो मेन पॉइंट है आपके कौन कौन से हैं, एक है प्रोपोर्शनल लिमिट, एक है इलास्टिक लिमिट, एक है यील्ड पॉइंट, एक है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और एक है फ्रैक्चर और ब्रेकिंग पॉइंट। 5 पॉइंट रहते हैं जिनके बारे में एक्सप्लेन करना है। अब मैं आपको पांचों के बारे में यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए किस किस तरह से क्या करना है इसके अंदर। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले जब मैं लोड लगाना शुरू करूँगा तो एक यहाँ से 0 से लेकर O तक आप एक सीधी लीनियर लाइन खींचेंगे, इस तरह से एक सीधी लीनियर लाइन खींचेंगे स्केल रख के, ठीक है ना, लगभग 45 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि यहाँ तक आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, क्लियर है नहीं। इस पॉइंट तक आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल रहेगी। उसके बाद इसके जब आगे आएंगे तो थोड़ा सा ये कर्व शेप में आएगा, इसे कहेंगे बी पॉइंट। बी पॉइंट आपका कहलाता है इलास्टिक लिमिट पॉइंट। इस पॉइंट तक जितना मैंने लोड लगाया है, अगर मैं उस लोड को रिमूव कर लूँ तो आपको जो वर्कपीस है वो पुरानी शेप में वापस आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है नहीं। इस पॉइंट तक, जैसे इस पॉइंट से ऊपर फोर्स लगेगा उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका
इलास्टिक लिमिट रीजन, ए से बी तक इलास्टिक, ये 0 से लेके बी तक क्या होगा आपका इलास्टिक लिमिट रीजन होगा, और 0 से ए तक आपका प्रोपोर्शनल लिमिट रीजन होगा, ठीक है नहीं। अब जैसे ही बी से ऊपर लोड लगना शुरू होगा उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, और जब परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो आपका जो वर्क पीस है वो उसको रजिस्ट करना बंद कर देगा, ठीक है नहीं। और जब वो रजिस्ट करना बंद करेगा तो क्या होगा, आपकी जो स्ट्रेन है वो ऑटोमेटिक बिना फोर्स लगाएगी बढ़ने लगेगी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, जैसे आपका यहाँ पर ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा तो आपकी देखिए स्ट्रेस डाउन हो रही है। स्ट्रेस कब डाउन होगी, जब फोर्स डाउन होगा, ठीक है नहीं। यानी बिना स्ट्रेस के इंक्रीज हुए स्ट्रेन बढ़ रही है, ठीक है नहीं। तो ये जो आपके बिना स्ट्रेस इंक्रीज करे स्ट्रेन इंक्रीज होगी, उस केस में क्या होगा, ये जो पोर्शन आपका कहलाएगा ये कहलाएगा यील्ड पोर्शन। क्या कहलाएगा, यील्ड पोर्शन कहलाएगा। जब बिना स्ट्रेस के स्ट्रेन बढ़ती है उसे कहते हैं यील्ड पोर्शन। तो जो सी पॉइंट है आपका ये होगा अपर यील्ड पॉइंट, और डी पॉइंट कहलाएगा आपका लोअर यील्ड पॉइंट। यहाँ से यील्डिंग शुरू होगी जहाँ से बिना स्ट्रेस के स्ट्रेन बढ़ने लगेगी, और यहाँ पर वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर आपका क्या होगा, फिर आपको लोड इंक्रीज करना पड़ेगा, और जब लोड इंक्रीज करेंगे तो ई पॉइंट तक आपका इस तरह से कर्व बनेगा। ये ई पॉइंट कहलाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ये मैक्सिमम पॉइंट होगा आपका, इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगी। क्लियर है नहीं। उसके बाद जब मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट तक पहुंचेगा उसके बाद उसमें फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हैं आपके सारे पॉइंट। इसके बारे में देखिए मैंने पूरी थ्योरी आपको दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है, यह आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है, यह आपकी इलास्टिक लिमिट का पोर्शन है, ये यील्ड पॉइंट है। डायग्राम एक ही रहेगा, बस इनके बारे में अलग अलग आपको एक्सप्लेन करना है। ये अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है आपका, ये आपका फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसे समझाने के बाद आपको इसमें कुछ डेफिनेशन भी लिखनी होती है, जैसे वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस क्या आपकी, देखिए वर्किंग स्ट्रेस वो होगी जिस स्ट्रेस पर आप वर्क कर रहे हैं, जिस स्ट्रेस पर आप उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो वर्किंग स्ट्रेस होगी आपकी, देखिए लोड एट वर्किंग पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी जिस पॉइंट पर आप वर्क कर रहे हैं वहां पर कितना लोड आपने अप्लाई किया है, और उसके जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है जो आपने वर्कपीस स्टार्टिंग में लिया था, स्टार्टिंग में जितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो कहलाएगा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करेंगे यील्ड स्ट्रेस की। यील्ड स्ट्रेस क्या होगी कि यील्ड पॉइंट पर जितना लोड लगा हुआ है उसे अगर मैं ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करूंगा तो वो आपका यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगी, ब्रेकिंग पॉइंट पर जितना लोड लगा हुआ होगा उसे ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करने पर आपकी क्या आ जाएगी, ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगी। क्लियर। तो सिंपल सी बात है। अल्टीमेट स्ट्रेस वही होगी कि अल्टीमेट पॉइंट पर जो लोड लगा हुआ होगा उसे अगर मैं ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो वो आपका अल्टीमेट या मैक्सिमम स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कभी कभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पूछ लेता है, इसके साथ आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूछ लिया, साथ में पूछ लेगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा रेशियो, किसका रेशियो, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप हो सकती है और उसके अंदर आपका जो वर्किंग स्ट्रेस है, आप कितने वर्क पर कितनी स्ट्रेस आपने उस पर अप्लाई की है, उन दोनों का रेशियो कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है नहीं। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आपका डक्टाइल मटेरियल है जैसे माइल्ड स्टील है तो डक्टाइल मटेरियल में आपका जो यील्ड पॉइंट होता है वो स्पेसिफाई रहता है, क्लियर विजिबल रहता है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में आपका यील्ड पॉइंट नहीं रहता, ठीक है नहीं। तो जो डक्टाइल मटेरियल होगा उसमें हम अल्टीमेट स्ट्रेस की जगह यील्ड स्ट्रेस का यूज करेंगे और यील्ड स्ट्रेस को डिवाइड करेंगे वर्किंग स्ट्रेस से। और अगर आपका ब्रिटल मटेरियल है तो ब्रिटल मटेरियल में हम क्या करेंगे, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में जब हम उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें आपका जो यील्ड पॉइंट है वो नहीं आता, उसके अंदर सीधा फ्रैक्चर पॉइंट आता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो अल्टीमेट स्ट्रेस होती है उसे वर्किंग स्ट्रेस से डिवाइड करते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ब्रिटल मटेरियल के लिए अलग होगी और आपकी जो माइल्ड स्टील है या आपका जो डक्टाइल मटेरियल है उसके लिए अलग होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है देखिए परसेंटेज इलोंगेशन और रिडक्शन इन एरिया, यानी कितने परसेंट लेंथ बढ़ी। जब आपका वर्कपीस टूटा तो टूटने के बाद उसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो कहलाएगा परसेंटेज इलोंगेशन। इसमें देखिए क्या होगा, फाइनल गेज लेंथ जब वो ब्रेक हुआ तब उसकी लेंथ कितनी थी और इनिशियल गेज लेंथ उसकी कितनी थी, और अपॉन इनिशियल गेज लेंथ इंटू 100, इस फॉर्मूले से आपका परसेंटेज इलोंगेशन आ जाएगा। रही बात रिडक्शन इन एरिया की, कितना परसेंट एरिया में रिडक्शन हुआ,
एरिया में रिडक्शन क्यों होगा? क्योंकि उसकी डायमीटर घटती चली जाएगी। जब डायमीटर घटेगी तो क्या होगा? एरिया भी घटेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, जो आपका इनिशियल एरिया था, उस इनिशियल एरिया में फाइनल एरिया जो आपका आएगा, जो बाद में ब्रेकिंग पॉइंट पर एरिया आएगा, उसे क्या करेंगे? डिवाइड, माइनस करेंगे और अपॉन इनिशियल एरिया इंटू 100। ठीक है नहीं, एरिया में जितना चेंज हुआ उसे इनिशियल एरिया से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आ जाएगा आपका परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। इसके बाद देखिए बात करेंगे हम, एक इसमें पूछ लेता है कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है। कभी कभी साथ में पूछ लेगा कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के साथ ही पूछ लेगा। मैंने जो भी कराया आपको वो इंजीनियरिंग कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, नॉमिनल कर्व है। ठीक है नहीं, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं, देखिए वो फॉर्मूला होता है अप्लाइड लोड अपॉन एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब आप जिस पॉइंट पर स्ट्रेस निकाल रहे हैं, जब आप उस पॉइंट पर स्ट्रेस निकालेंगे तो क्या होगा? उस समय उसका डायमीटर कुछ ना कुछ डिक्रीज हो जाएगा। जब डायमीटर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? डायमीटर डिक्रीज होने पर उसका एरिया भी घटेगा। तो जिस पॉइंट पर आप स्ट्रेस निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पर उसका एरिया निकालेंगे, वो एरिया कहलाएगा एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से आपका ग्राफ बनाऊंगा तो आपका ग्राफ ऐसा ना बन के, जो नीले वाली लाइन है ये आपकी क्या दिखा रही है? ये नीले वाली लाइन दिखा रही है ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करने पर। अगर मैं एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करूंगा तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से, जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये रेड लाइन आपको ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखा रही है। क्लियर है नहीं? तो ये होगा आपका ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसके बाद देखिए बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 1 के आपके 5 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, वो मैंने बता दिए। इन्हीं 4 में से आपको 1 या 2 100% मिल जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखिए यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब वर्किंग 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विद नीट स्केच। ठीक है नहीं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है ये आपको बताना है। ठीक, तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पर देखिए चलते हैं। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में देखिए जो आपका रहता है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की जो आपकी साइकिल कंप्लीट होती है, एक साइकिल आपकी 2 रिवोल्यूशन में कंप्लीट होती है। आपकी क्रैंकशाफ्ट 2 बार घूम जाती है 4 स्ट्रोक इंजन में। ठीक, और जो उसके अंदर 4 स्ट्रोक रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे? सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। चारों के बारे में देखिए मैं आपको समझा दूंगा कि चारों में क्या क्या होगा आपका। सबसे पहले देखिए बात करते हैं सक्शन स्ट्रोक की। ठीक है, आपको एक डायग्राम में दिखा देता हूँ, थ्योरी तो आपकी सब लिखी हुई है, एक ही डायग्राम में मैं चारों को समझा देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, देखिए यहाँ पर चारों स्ट्रोक आपको नजर आ रहे होंगे। तो पहला जो स्ट्रोक है आपका, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले स्ट्रोक में क्या है आपका पहले स्ट्रोक में आपका पिस्टन ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, यानी टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा, और आपकी जो सक्शन वाल रहेगी ये ओपन रहेगी। इसमें सक्शन वाल ओपन रहेगी और ये वाली वाल आपकी क्लोज रहेगी। ठीक है नहीं, और इस वाल्व से आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर इस सिलेंडर के अंदर आने लगेगा। इस वाल्व के अंदर क्या होगा? एयर फ्यूल का मिक्सचर आपका इस सिलेंडर के अंदर आने लगेगा और पिस्टन उसे अंदर की ओर कंप्रेस करने लगेगा। इसे कहते हैं सक्शन स्ट्रोक। क्लियर है? कंप्रेस नहीं करेगा, सक करेगा। ठीक है नहीं, कंप्रेस नहीं करेगा, सिलेंडर के पिस्टन क्या करेगा? सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक करेगा। अब सक करने के बाद क्या होगा? सक करने के बाद आपका पिस्टन जब बीडीसी पर आ जाएगा, वो बीडीसी से टीडीसी की ओर चलने लगेगा। जब बीडीसी से टीडीसी की ओर चलेगा तो क्या होगा? उसके अंदर जो एयर फ्यूल का मिक्सचर आपने फिल किया था वो उसे कंप्रेस करने लगेगा। ठीक है नहीं, और कंप्रेशन स्ट्रोक में आपकी इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों आपकी बंद रहेंगी। ठीक है नहीं, क्योंकि अगर कोई खुली हुई होगी तो कंप्रेस करते समय वहां से लीकेज भी हो सकता है। इसमें दोनों आपकी वाल्व बंद रहेंगी। और जैसे ही आपका स्ट्रोक बीटीसी पर पहुंचने वाला होगा, इसके अंदर क्या होगा? स्पार्क प्लग, स्पार्क इग्निशन होगा इसके अंदर। स्पार्क जैसे ही इग्नाइट होगा तो क्या होगा? इसके अंदर कंबस्शन हो जाएगा, आग लग जाएगी। और जैसे ही उसके अंदर आग लगेगी, ऐसे ही आपका पिस्टन बड़ी तेजी से टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करने लगेगा। ठीक है नहीं, और जैसे ही आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा, आपकी जो क्रैंक है वो बड़ी तेजी से रोटेट करेगी। ठीक है नहीं, इसके अंदर एक फ्लाईव्हील लगा रहेगा, उस फ्लाईव्हील के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर रहती है। क्यों रहती है उसके अंदर एनर्जी? क्योंकि हमें जो पावर मिल रही है वो केवल इसी स्ट्रोक में मिल रही है। इस स्ट्रोक में कोई पावर नहीं मिलती, इसमें नहीं मिलती, इसमें नहीं मिलती। इन तीनों को स्ट्रोक को पूरा करने के लिए पावर हमें और भी देनी पड़ती है। ठीक है नहीं, आपको फ्यूल को सक करना है उसके लिए पावर चाहिए, कंप्रेस करना है उसके लिए पावर चाहिए, बाद में जो एयर फ्यूल का मिक्सचर, जो कंबस्शन गैसेस बचेंगी उन्हें बाहर निकालने के लिए पावर चाहिए। ठीक है नहीं, तो उन सब के लिए जो पावर आपको मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? वो आपके फ्लाई व्हील से मिलेगी, जो उसके अंदर फ्लाई व्हील होता है।
ठीक है नहीं। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, आपका जैसे ही इसके अंदर कंबस्शन होगा आपका पिस्टन तेजी से नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद वो क्या होगा, नीचे आने के बाद वो आपका टीडीसी पर आ जाएगा, और कंबस्शन के बाद क्या बचेंगे इसके अंदर बचेंगी गैस, धुआं बचेगा एक तरह से। तो जब ये वाला स्ट्रोक हो रहा था उस समय भी दोनों वाल्व आपकी बंद थी, इनलेट भी और एग्जिस्ट भी, और जब इसके अंदर गैसें बचेंगी तो आपका पिस्टन दोबारा से नीचे से ऊपर मूव करेगा, और वो एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करेंगे, और जैसे जिससे साइलेंसर जुड़ा रहता है, और साइलेंसर के थ्रू आपका जो जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा, इन्हें कंप्रेस करेगा कंबस्शन गैसेज को, और कंबस्शन गैसेज कंप्रेस होने के बाद एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू, साइलेंसर के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। ये था आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अगर आपसे डीजल इंजन पूछ लिया जाए कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या है, तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में सिर्फ आपको क्या करना है, चारों स्ट्रोक सेम रहेंगे, बस जहां पर ये आपका स्पार्क प्लग लगा हुआ है, इस स्पार्क प्लग की जगह आप क्या लगा देंगे, इस स्पार्क प्लग की जगह लगा देंगे आप फ्यूल इंजेक्टर। क्या लगा देंगे, फ्यूल इंजेक्टर लगा देंगे, ठीक है नहीं। एक तो इतना काम करना है। दूसरा क्या काम करना है कि यहां से जो एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ रहा था, अब एयर फ्यूल का मिक्सचर ना आगे, केवल एयर आएगी। क्या आएगी, केवल एयर को सक करेगा पिस्टन, ठीक है नहीं। एयर इसके अंदर फील होगी, एयर को मैं कंप्रेस करूंगा, और जब एयर को कंप्रेस करूंगा तो जिस समय आपका जो स्पार्क प्लग इग्नाइट कर रहा, तो इसमें स्पार्क प्लग ना तो नहीं है डीजल इंजन में, इसमें क्या लगा है, फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर से उस समय फ्यूल इग्निशन होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा। फ्यूल क्या होगा, सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट होगा, और जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट होगा ऑटोमेटिक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर आग लग जाएगी, और सब चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। क्लियर है नहीं। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। दोनों का जो आपका प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है, सभी स्ट्रोक सेम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विद नीट स्केच। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में देखिए क्या होगा, इसके अंदर 2 ही स्ट्रोक होते हैं। आपके जो प्रोसीजर है वो तो चारों होंगे, कंप्रेशन, सक्शन, पावर, एग्जॉस्ट सब चारों होंगे, लेकिन 2 ही स्ट्रोक में चारों पूरे हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो इसमें देखिए इसकी बात करते हैं, अगर आपको 2 स्ट्रोक पूछा जाता है तो 2 स्ट्रोक में देखिए एक आपका अपवर्ड स्ट्रोक रहेगा, अपवर्ड स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन दोनों एक साथ होंगे, और एक जो डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा, यानी जब आपका पिस्टन ऊपर जाएगा तब सक्शन और कंप्रेशन एक साथ चलेंगे, और जब पिस्टन आपका नीचे आएगा उस समय पावर और एग्जॉस्ट दोनों एक साथ चलेंगे। 2 चीज़ें एक साथ होंगी इसके अंदर, ठीक है। देखिए इसमें आप डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे, देखिए सबसे पहले यह है अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक में क्या होगा, देखिए सबसे पहले थोड़ी सी इसकी वर्किंग देखिए। इसमें आपको ना तो इनलेट वाल्व नजर आ रही होगी, ना ही आउटलेट वाल्व नजर आ रही होगी, क्योंकि 2 स्ट्रोक के अंदर वाल्व नहीं होती, 2 स्ट्रोक के अंदर वाल्व नहीं होती, इसके अंदर पोर्ट होते हैं। क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। तो पोर्ट में देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये एग्जॉस्ट पोर्ट होगा, यहाँ पर ये इनलेट पोर्ट होगा, और एक पोर्ट आपको इस तरह से बना हुआ होगा इनलेट पोर्ट से, यहाँ जिसे कहेंगे ट्रांसफर पोर्ट, ठीक है। तो जब आपका पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो उस समय क्या होगा, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो उस समय ये आपका जो पोर्ट है ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपका पिस्टन पहले इसके सामने यहाँ था। जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये जगह ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। जब ये जगह ऑटोमेटिक ओपन होगी तो क्या होगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ के थ्रू क्रैंक केस में भर जाएगा। एयर फ्यूल का मिक्सचर डायरेक्ट सिलेंडर के अंदर नहीं जाता 2 स्ट्रोक में, पहले वो कहाँ जाता है, क्रैंक केस में जाता है, जहाँ पर आज के समय में 4 स्ट्रोक में मोबिल डालते हैं, वहां पर उस पोर्शन में आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर जाता है, ठीक है नहीं। अब ये 2 काम एक साथ कर रहा है, देखिए एक तो सक्शन, एक तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एयर फ्यूल का मिक्सचर क्रैंक केस के अंदर सक हो रहा है, ठीक है नहीं। उसके बाद ये पिस्टन आपका नीचे से ऊपर मूव कर रहा है। जब ये नीचे से ऊपर मूव कर रहा है उस समय ऊपर सिलेंडर के अंदर आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर ऑलरेडी भरा हुआ है, उस मिक्सचर को क्या कर रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है, ठीक है नहीं। उस मिक्सचर को ये कंप्रेस कर रहा है, और जब ये कंप्रेस करेगा तो ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट भी बंद रहेगा आपका, ट्रांसफर पोर्ट, और ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट ही बंद रहेगा। तो यहाँ पर 2 चीजें एक साथ होंगी, यहाँ से सक्शन भी होगा और यहाँ से कंप्रेशन भी होगा। इसके बाद क्या होगा, जैसे इसका कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के बाद क्या होगा, इसके अंदर इग्निशन होगा। इग्निशन के बाद आपका पिस्टन तेजी से नीचे आएगा। जब आपका पिस्टन तेजी से नीचे आएगा तो ये ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन हो जाएगा, और आपका ये भी ओपन हो जाएगा एग्जॉस्ट पोर्ट, और ये वाला पोर्ट आपका बंद हो जाएगा सक्शन स्ट्रोक, ठीक है नहीं। तो यहाँ से क्या हुआ, एक तो पावर स्ट्रोक हुआ, पावर स्ट्रोक में आपका पिस्टन नीचे आ गया, और जैसे ही आपका पिस्टन नीचे आएगा तो जो क्रैंक केस के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ है वो यहाँ जैसे ही नीचे आएगा इसके थ्रू यहाँ से ऊपर इसके अंदर चला जाएगा,
किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर चलाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सिलेंडर नीचे आता चला जाएगा वो नीचे वाला जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसे कंप्रेस करना भी शुरू करेगा, और जब वो कंप्रेस होगा तो वो यहाँ क्योंकि से जगह बनी हुई है वो ट्रांसपोर्ट पोर्ट के थ्रू यहाँ से सिलेंडर के अंदर चला जाएगा, ठीक है नहीं। और जब वो सिलेंडर के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो सिलेंडर के अंदर जाएगा, इधर एयर फ्यूल का मिक्सचर भरा हुआ है, एयर फ्यूल का मिक्सचर सॉरी जो कंबस्शन गैसेज भरी हुई हैं उन कंबस्शन गैसेज को प्रेस करेगा और प्रेस करके एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हुई, एक आपको पावर स्ट्रोक मिला, दूसरा एग्जॉस्ट स्ट्रोक मिला, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, सक्शन और कंप्रेशन, यहाँ होगा पावर और एग्जॉस्ट, ठीक है नहीं। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपका ये अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक की साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी, ठीक है। अगर इसमें आता है आपका कि 2 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या है, तो 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में आप क्या करेंगे, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जगह क्या लगा देंगे, स्पार्क प्लग की जगह लगा देंगे फ्यूल इंजेक्टर। क्या लगा देंगे, स्पार्क प्लग की जगह आप फ्यूल इंजेक्टर का यूज करेंगे, क्लियर है नहीं। और जब फ्यूल इंजेक्टर का यूज करेंगे तो यहाँ से जो एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है वो एयर फ्यूल का मिक्सचर ना आके केवल उसके अंदर एयर ही जाएगी, क्लियर है। तो ये है आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, दोनों में से कुछ भी आ जाए, थ्योरी वगैरह सब लिखी हुई है, सब पढ़ सकते हैं आप आराम से। इसके बाद देखिए बात करते हैं राइट डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बीच क्या डिफरेंस है, लगभग 15 है इसके अंदर। देखिए पेट्रोल और डीजल इंजन के अंदर पहला यह है कि भाई पेट्रोल इंजन आपका ऑटो साइकिल पर काम करता है, डीजल इंजन डीजल साइकिल पर। एयर फ्यूल का मिक्सचर यूज होगा कार्बोरेटर के थ्रू पेट्रोल इंजन में। डीजल इंजन में क्या यूज होगा, केवल एयर ही जाएगी, मैंने आपको बताया था एयर फ्यूल का मिक्सचर नहीं जाएगा। इसमें जो है इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं होगा, ठीक है। इसका कंप्रेशन लो होगा क्योंकि इसके अंदर स्पार्क प्लग लगा हुआ है, तो लो कंप्रेशन से भी काम चल जाएगा। डीजल इंजन में आपको हाई कंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हाई कंप्रेस करेंगे तभी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तभी उसके अंदर सेल्फ इग्निशन हो पाएगा, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है पेट्रोल की कम रहती है, डीजल की कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हाई फ्यूल कंजप्शन, इसके अंदर हाई फ्यूल कंजप्शन होगा, डीजल में लो फ्यूल कंजप्शन होगा। जो बात करता हूँ यूज की, कहाँ यूज होगा, पेट्रोल इंजन आपका लाइट व्हीकल में यूज होगा, डीजल इंजन आपका हैवी व्हीकल में यूज होगा, ठीक है। पेट्रोल इंजन जो है हाईली वोलेटाइल फ्यूल है, हाईली वोलेटाइल का फ्यूल मतलब ये आपका जो है एयर में जल्दी मिक्स हो जाता है। अगर आप पेट्रोल को खोल के रख दें बोतल में तो वो एयर में सीधा लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है। और जो आपका डीजल है वो क्या है, वो आपका लो वोलेटाइल है, ठीक है नहीं, वो जल्दी से आपका लिक्विड से आपका वेपर में जल्दी से चेंज नहीं होता, ठीक है नहीं। उसके बाद पेट्रोल इंजन वेट में लाइट होगा, डीजल इंजन वेट में आपका हैवी रहेगा, ठीक है। पेट्रोल इंजन जो है वो लेस अमाउंट पावर की प्रोड्यूस करेगा, डीजल इंजन ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक। इसके बाद इसे स्टार्ट करना इजी है क्योंकि कंप्रेशन रेशियो उसका कम है, और इसे स्टार्ट करना थोड़ा कठिन है क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है, ठीक। पेट्रोल इंजन जो है वो हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं और डीजल इंजन आपका लो स्पीड के लिए यूज कर जाता है। अगर आपको हाई स्पीड व्हीकल बनाना है तो वहाँ पर पेट्रोल इंजन का ही यूज होगा, ठीक। पेट्रोल इंजन जो है वो नॉइस और वाइब्रेशन कम प्रोड्यूस करेगा, डीजल इंजन ज़्यादा करेगा। पेट्रोल इंजन जो है वो आपको इन्वायरमेंट में जो पोल्यूटेंट होगा वो कम प्रोवाइड कराएगा, कम पोल्यूटेंट क्रिएट करेगा, डीजल इंजन ज़्यादा पोल्यूटेंट क्रिएट करेगा, ठीक। और जो आपका टॉर्क होगा, टॉर्क अवेलेबिलिटी, जो आपकी पेट्रोल के अंदर जो टॉर्क होगा शाफ्ट के अंदर वो कम जनरेट होगा और डीजल के अंदर टॉर्क ज़्यादा जनरेट होगा। तो ये डिफरेंस थे आपके। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, आपका जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन की जो साइकिल होती है वो 2 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होती है, और आपकी जो 2 स्ट्रोक की है, 2 स्ट्रोक की आपकी 1 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद 4 स्ट्रोक से लेस टॉर्क डेवलप होगा, 2 स्ट्रोक से हाई टॉर्क डेवलप होगा। 4 स्ट्रोक के अंदर हम जो है इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व का यूज करते हैं, और 2 स्ट्रोक के अंदर पोर्ट का यूज करते हैं, वाल्व का यूज नहीं करते हैं। और इसके अंदर जो है आपकी जो 4 स्ट्रोक इंजन होगा वो लेस स्मोक जनरेट करेगा और उसकी इफिशियंसी भी ज़्यादा होगी, और 2 स्ट्रोक की इफिशियंसी कम होगी और वो स्मोक भी ज़्यादा जनरेट करेगा, धुआं ज़्यादा निकलेगा उससे। और लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात करूँ, 4 स्ट्रोक में लुब्रिकेटिंग ऑयल कम चाहिएगा, एक बार डलवा लो 1 लीटर, वो आपका 3000 किलोमीटर बाइक चला देगा आराम से। लेकिन इसके अंदर क्या होगा 2 स्ट्रोक में जब भी आप पेट्रोल डलवाएंगे या डीजल डलवाएंगे, साथ ही साथ आपको लुब्रिकेशन का भी उसके अंदर यूज करना पड़ेगा। तो उसके अंदर लेस अमाउंट, हाई अमाउंट लगती है लुब्रिकेशन की। इसमें लेस वियर एंड टीयर होगा, 4 स्ट्रोक में टूट फूट कम रहती है,
फोर स्ट्रोक में वियर टियर कम रहेगा, 2 स्ट्रोक में ज़्यादा रहेगा, ठीक। और इसका जो इंजन है वो एक्सपेंसिव है और टफ है मैन्युफैक्चर करना भी कठिन है, क्योंकि उसके अंदर जो इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व रहती है उसमें गवर्निंग मैकेनिज्म लगानी पड़ती है, कैम एंड फॉलोवर का यूज होता है। जो आपका इधर 2 स्ट्रोक इंजन है ये सस्ता भी रहता है और उसे मैन्युफैक्चर करना भी आसान है, ठीक। इसके बाद जो वेट है 4 स्ट्रोक इंजन का वो हैवी रहेगा, 2 स्ट्रोक इंजन का वेट लाइट रहेगा। अगर मैं 100 सीसी का इंजन बना रहा हूँ तो 100 सीसी के इंजन का इसका वेट हैवी रहेगा, इसका वेट कम रहेगा। 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो आपका जो स्पेस कवर करेगा वो ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, 2 स्ट्रोक इंजन कम स्पेस कवर करेगा। और 4 स्ट्रोक इंजन में आपको हैवी फ्लाई व्हील चाहिएगा, 2 स्ट्रोक इंजन में आपका छोटा फ्लाई व्हील भी काम कर जाएगा। क्यों कर जाएगा वो मैंने वन शॉट में आपको एक जो मैंने आपको ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, एक को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है वन शॉट वीडियो में। आपको अच्छे से समझना है तो वन शॉट वीडियो में डीपली आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है नहीं। और 4 स्ट्रोक इंजन लेस टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, 2 स्ट्रोक इंजन हाई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इंजन का जो डिजाइन है 4 स्ट्रोक का वो कॉम्प्लिकेटेड है, वाल्व मैकेनिज्म के कारण उसका जो डिजाइन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसका जो डिजाइन है 2 स्ट्रोक का वो ईजी है, ठीक है नहीं, वो आपका सिंपल है। और कॉम्प्लिकेटेड लुब्रिकेटिंग सिस्टम होगा 4 स्ट्रोक में, और 2 स्ट्रोक में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है। जब भी पेट्रोल डलवाओ तभी 10 रुपये का लुब्रिकेंट उसके अंदर डलवा लो, कोई सिस्टम नहीं है 2 स्ट्रोक में, सिंपल रहता है बिल्कुल। और जो आपका 4 स्ट्रोक इंजन यूज होता है वो कार बस ट्रक में यूज होता है, और 2 स्ट्रोक इंजन आपका लाइट व्हीकल में यूज होता है, जैसे बाइक हो गई, मोपेड हो गया, स्कूटर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट आता है यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिस्क्राइब टाइप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ये क्वेश्चन 100% आएगा। या तो पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, या पूछा जाएगा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, दोनों में से एक चीज 100% आएगी, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है नहीं। तो देखिए इसके लिए आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है आपका। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका ऐसा व्हीकल है जिसे चलाने के लिए आप पावर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, बैटरी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मोटर और बैटरी के थ्रू आप व्हीकल को चला रहे हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें पावर इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है नहीं। एडवांटेज की बात करूँ, देखिए एडवांटेज का सीधा सा है, आप मनी बचा सकते हैं, सस्ता रहता है चलाना इसे, ठीक है नहीं। पेट्रोल महंगा है, बैटरी को चार्ज करना सस्ता है, ठीक। और जो है क्विकली आप बैटरी को जो अपने घर में ही बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, 100% सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती इसके अंदर, पोल्यूशन कम हो जाएगा आपका, ड्राइव करना ईजी है, हेल्थ इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एयर पोल्यूशन कम होगा तो आपको हेल्थ को इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स कम है, केबिन स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि एक मोटर लगानी है, बैटरी लगानी है, ऐसा नहीं कि आइस इंजन की तरह बड़ा सेटअप लगाना है। और जो फ्यूल आपके फ्यूल के जो प्राइस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं उनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फ्यूल इसमें डलेगा नहीं। और सब्सिडी का बेनिफिट है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, ये आपके एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं बहुत सारे, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहती है, चार्जिंग स्टेशन की लिमिटेशन है, चार्जिंग स्टेशन नहीं बने कहीं भी, रिचार्जिंग टाइम ज़्यादा लगता है बैटरी को चार्ज करने में, लिमिटिंग ऑप्शन है व्हीकल मॉडल के, आपकी जो स्पीड है वो लेस स्पीड रहेगी, लेस ड्राइविंग रेंज रहेगी, ज़्यादा स्पीड से आप भगा नहीं सकते गाड़ी को, ज़्यादा दूरी तक नहीं ले जा सकते। और जो प्राइस है रीसेल, अगर रीसेल करने लगे आप गाड़ी को तो उसका प्राइस भी कम रहता है। और बैटरी डिग्रेडेशन, जो बैटरी रहती है वो टाइम टू टाइम खराब हो जाती है, एक समय बाद आपको बैटरी चेंज करनी पड़ती है। अब बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की, कितने तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। तो आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के टाइप हैं, एक है आपका बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेकंड होगा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, थर्ड होगा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और फोर्थ होगा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। 4 तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। देखिए एक एक के बारे में देखिए डिस्कस करूंगा मैं आपको। सबसे पहले बात करता हूं, देखिए आपके बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपका जो व्हीकल चलेगा वो केवल बैटरी और मोटर की पावर से ही चलेगा, ठीक है नहीं। एक बैटरी का पैक लगा हुआ होगा, इधर मोटर लगी हुई होगी, ठीक है नहीं। इसके बाद बात करते हैं, देखिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपके जो व्हीकल को पावर मिलेगी वो मोटर से भी मिलेगी और साथ ही साथ आईसी इंजन से भी मिलेगी। इसके अंदर आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों लगे हुए होंगे, ठीक है नहीं। ये हो जाएगा आपका हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या हो जाएगा? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद देखिए बात करते हैं प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की। देखिए प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम है बिल्कुल, उसमें भी आईसी इंजन और मोटर पावर मिलेगी, इसमें भी मिलेगी, लेकिन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो बैटरी चार्ज होगी वो आईसी इंजन की पावर से या रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से चार्ज होगी। लेकिन जो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसके अंदर आप बैटरी को एक्सटर्नल सोर्स से भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है नहीं, ये डिफरेंस रहता है और सारा सिस्टम इसके अंदर सेम रहता है। आप फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर देखो क्या होगा, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आपकी बैटरी या मोटर को जो पावर मिलेगी वो फ्यूल सेल से मिलेगी। आप फ्यूल सेल से सीधा मोटर को पावर भी दे सकते हैं या फ्यूल सेल से पहले बैटरी चार्ज कर ले, फिर बैटरी से क्या कर सकते हैं आप, बैटरी से मोटर को पावर दे सकते हैं। तो इसके अंदर फ्यूल सेल का यूज करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स की, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में होते हैं। तो देखिए एक एक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। वैसे आपको पता है, देखो बैटरी होती है, मोटर होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, ठीक है नहीं, उसके बाद जो है चार्जर रहता है, आपका चार्जिंग स्टेशन रहेगा, आपका सब चीज़ें रहेंगी। एक एक के बारे में देखिए बात करेंगे। चार्जिंग पोर्ट के बारे में आप जानते हैं, आपने मोबाइल भी देखा होगा, मोबाइल में चार्जिंग लगाने के लिए जो है सॉकेट दे के रखते हैं, वही सॉकेट आपका चार्जिंग पोर्ट कहलाता है, जिसके थ्रू आप एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। या चार्जिंग पोर्ट के थ्रू क्या होगा, जो चार्जर होगा आपका, चार्जर का एक पोर्ट आपका इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा हुआ होगा और दूसरा आपका जो आपका चार्जिंग पोर्ट होगा उसमें लगा हुआ होगा, ठीक है नहीं। यानी जो इलेक्ट्रिक आपकी जो व्हीकल होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक पोर्ट होगा, उस पोर्ट के थ्रू आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, वही पोर्ट आपका चार्जिंग पोर्ट कहलाता है, ठीक है नहीं, जिसके अंदर चार्जर कनेक्ट होगा। चार्जर आप सभी जानते हैं, चार्जर किसके काम होता है, चार्जर काम आता है आपका बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है, जो एसी को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो आपका थर्ड कंपोनेंट आता है ऑक्सिलरी बैटरी और ट्रैक्शन बैटरी पैक। ऑक्सिलरी बैटरी कौन सी होगी, जो आपकी गाड़ी की एसेसरीज को चलाएगी, ठीक है, जैसे आपका डीजे सिस्टम हो गया, लाइटिंग हो गई, और जो मोटर को ड्राइव करेगी, जिससे मोटर को पावर मिलेगी, वो कहलाएगी ट्रैक्शन बैटरी, ठीक। फिफ्थ आता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। आपको वोल्टेज को हाई और लो करने के लिए, बैटरी की जो पावर है उसकी वोल्टेज को हाई और लो करने के लिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रांसमिशन सिस्टम देखिए आपका क्या होगा, ट्रांसमिशन सिस्टम जो आपकी मोटर की पावर को व्हील में कन्वर्ट करेगा, व्हील की पावर में कन्वर्ट करेगा, व्हील को रोटेट कराने का काम करेगा, वो सिस्टम कहलाएगा आपका ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होगी, बैटरी से पावर लेगी और उस पावर को जो आपका व्हीकल का जो व्हील है उसमें ट्रांसफर करेगी। उसके बाद बात करते हैं थर्मल सिस्टम कूलिंग। थर्मल सिस्टम का मतलब होता है जो आपका बैटरी है, मोटर है और जितने भी कंपोनेंट्स आपके ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगे हैं, उन कंपोनेंट्स को ठंडा रखने के लिए, उन्हें कूल रखने के लिए आप किसका यूज करते हैं, थर्मल सिस्टम कूलिंग का यूज करते हैं। उसके बाद आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। क्या आता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर क्या करता है, पूरे सिस्टम की जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। कितनी वोल्टेज है, कितनी नहीं है, घटानी है, बढ़ानी है, सब चीज़ों का काम कौन करता है, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करता है। इसके अंदर डिस्प्ले लगा रहता है कि भाई अंदर के सिस्टम का कितना टेम्परेचर है, कितना नहीं है, वोल्टेज कितनी है, करंट कितनी है, उन सबको आपका जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर ही कंट्रोल करता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का भी इसी में लगा रहता है। बैटरी आपकी कितनी पावर बची हो, कितनी नहीं है, वो सब भी इसके अंदर रहेगा सारा का सारा, ठीक है नहीं। और आपकी जो व्हीकल है वो उसमें हाई वोल्टेज ना हो, कम ना हो, मोटर को नुकसान ना पहुंचे, उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर करता है। अब बात करते हैं बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल की। बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल क्या होगा, देखिए आपकी गाड़ी में जो एसेसरीज लगी हुई होगी, उन एसेसरीज को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल लगा हुआ होगा, ठीक। उसके बाद रीजनरेटिव ब्रेकिंग आती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने पर आपकी जो पावर है वो लॉस में चली जाती है, यानी आपकी जो मोटर है, मोटर की जो शाफ्ट है वो तो घूमती रहती है, लेकिन आपने ब्रेक लगाया, क्या कर दिया, व्हील को जाम कर दिया। लेकिन जो मोटर आपकी रोटेट हो रही है उस समय हम उस जो आपकी पावर है उस पावर को किसमें सेव कर लेते हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए काम में ले लेते हैं, उससे आप बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, ठीक है नहीं। उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी इफिशियंसी है व्हीकल की, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक।
नेक्स्ट आता है ड्राइव सिस्टम। ड्राइव सिस्टम में देखिए हम क्या करते हैं, ड्राइव सिस्टम में हम जो मोटर यूज कर रहे हैं वो सिस्टम कहलाता है कि आप एक मोटर यूज कर रहे हैं या मल्टीपल मोटर यूज कर रहे हैं। या तो आप एक बड़ी मोटर लगा लें, बड़ी मोटर के साथ आपको ट्रांसमिशन सिस्टम लगाना पड़ेगा, या आप क्या करें चारों व्हील पर एक एक मोटर लगा दें और हर व्हील अलग अलग मोटर से रोटेट हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ड्राइव सिस्टम कहलाएगा। एक आ जाएगा देखिए मल्टीपल स्मॉलर मोटर, एक आ जाएगा लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर। लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर में आपको डिफरेंशियल हाउसिंग की आवश्यकता पड़ेगी। मल्टीपल में जो आपके स्मॉलर मोटर होगा इसमें डिफरेंशियल गियर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरह से काम करता है। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम करेगा, आप जब उस पर प्रेस करेंगे, आप जब जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद क्या करते हैं, एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं। तो जब एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो ट्रांसमिशन सिस्टम ये देखेगा कि आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया और उस प्रेशर से देखेगा कि आपको कितनी स्पीड चाहिए, ठीक है नहीं, और उसी हिसाब से आपके मोटर को बैटरी से पावर देगा और आपके व्हीकल को रोटेट करेगा। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे ऐसे ऐसे बैटरी की ज़्यादा पावर मोटर को मिलती रहेगी, मोटर हाई स्पीड से रोटेट करता रहेगा और आपका व्हीकल चलता रहेगा। जब आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो आपकी जो बैटरी है वो आपको कम पावर देना शुरू कर देगी मोटर को और आपका व्हीकल कम स्पीड से चलने लगेगा। वो पूरा सिस्टम पावर ट्रांसमिशन सिस्टम करता है, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका वर्किंग रहती है इसकी, इसी तरह से वर्क करता है। जब आप ब्रेक लगाएंगे तब आपका रिजेनरेटिव ब्रेकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं देखिए डिस्क्राइब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑल्सो डिस्क्राइब एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड कंपोनेंट टाइप ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैं आपको बता चुका हूँ। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर क्या होगा, आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का यूज होगा, ठीक है नहीं, वो कहलाएगा आपका हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। इसके जो टाइप्स हैं, सबसे पहला आता है सीरीज हाइब्रिड अरेंजमेंट। सीरीज हाइब्रिड अरेंजमेंट इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर आईसी इंजन और दोनों यूज होगा, और जो इंजन होगा इंजन की पावर को हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, इंजन की पावर को हम डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, जो आपके इंजन की पावर होगी वो इंजन की पावर क्या करेगी, वो इंजन की पावर आपकी बैटरी को चार्ज करने का काम करेगी, और फिर हम जो बैटरी चार्ज होगी उस बैटरी को चार्ज करने के बाद हम क्या करेंगे, उस बैटरी को चार्ज करने के बाद हम इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू व्हीकल को चलाएंगे। क्लियर है नहीं। तो इसके अंदर ये रहता है देखिए सीरीज हाइब्रिड में आपका जो रहता है कि आप बैटरी को चार्ज करने के लिए आईसी इंजन का यूज कर रहे हैं, न कि व्हीकल को चलाने के लिए, ठीक है। और जो आपका पैरेलल हाइब्रिड अरेंजमेंट रहेगा, पैरेलल हाइब्रिड में क्या होगा, पैरेलल हाइब्रिड में आप व्हीकल को चलाने के लिए आईसी इंजन की पावर का भी यूज कर सकते हैं और आप इलेक्ट्रिक मोटर का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। क्लियर है नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप इसके अंदर। एक आता है सीरीज पैरेलल हाइब्रिड अरेंजमेंट। सीरीज पैरेलल हाइब्रिड अरेंजमेंट में आप एक ये कॉम्बो पैक रहता है, इसके अंदर आप सीरीज अरेंजमेंट भी चला सकते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट भी चला सकते हैं। इसके अंदर एक गियर बॉक्स लगा रहता है, उस गियर ये कहलाता है आपका प्लेनेटरी गियर बॉक्स। इस गियर बॉक्स की हेल्प से आप सिस्टम को सीरीज सिस्टम पर भी यूज कर सकते हैं, पैरेलल सिस्टम पर भी। सीरीज पैरेलल क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया अभी, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं इसके एडवांटेज की। एडवांटेज सारे वही हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडवांटेज हैं, वही सब आप इसमें लिख सकते हैं, सारे के सारे एडवांटेज आपके वही रहेंगे। डिसएडवांटेज भी लगभग सारे वही हैं जो आपके जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के हैं। कुछ इसमें एक डिसएडवांटेज आ जाता है क्योंकि इसके अंदर हम आईसी इंजन भी यूज कर रहे हैं, बैटरी सिस्टम भी यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो गाड़ी होगी उसका जो वेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो स्पेस है वो ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, जिससे आपको स्पेस कम मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बात करते हैं कंपोनेंट्स की। सारे कंपोनेंट्स वही रहते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में रहते हैं, केवल जो 2-3 कंपोनेंट इसमें बढ़ जाते हैं वो आपका क्या रहेगा, देख तो आईसी इंजन रहेगा। आईसी इंजन को चलाने के लिए फ्यूल टैंक चाहिएगा, ठीक है नहीं। तो मेनली आपका यही रहता है इसके अंदर, और सारे सिस्टम इसके एक एग्जॉस्ट सिस्टम आ जाएगा, साइलेंसर लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में साइलेंसर की आवश्यकता नहीं पड़ती, और सारे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले कंपोनेंट्स इसके अंदर रहेंगे, ठीक है। अब की कंपोनेंट्स के बाद देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब रेफ्रिजरेटर, हीट पंप एंड हीट इंजन। 3rd यूनिट पर हम आ चुके हैं। हीट पंप क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या है आपका, और हीट इंजन क्या है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर आपका क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में आपका क्या रहेगा, रेफ्रिजरेटर में आपकी जो हीट है, रेफ्रिजरेटर में पहले हीट इंजन की बात कर लेते हैं। देखिए हीट इंजन में क्या होगा, हीट इंजन में आपकी जो मेन आउटपुट है, मेन आउटपुट आपका ये है कि आपको कितना वर्क डन मिला, कितना वर्क आपको मिला, आपने हॉट बॉडी से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की
और उस हीट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको कितना वर्क डन मिला और कितनी हीट आपने कोल्ड बॉडी को या एज ए वेस्टेज चली गई। जैसे आपके जो आईसी इंजन होता है, आईसी इंजन आपका हीट इंजन का ही एग्जाम्पल है, आपने कितनी हीट प्रोड्यूस की, उस हीट प्रोड्यूस से आपको कितना वर्क डन मिला और कितनी हीट आपकी साइलेंसर के थ्रू बाहर चली गई, वो हीट इंजन कहलाता है। यहाँ से इनपुट और आउटपुट के थ्रू हम यहाँ से इसकी इफिशियंसी सीओपी निकाल सकते हैं, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन कितना है डब्ल्यू ही, हीट कितनी सप्लाई करी थी आपने Q2, तो यहाँ से आपका सीओपी एफिशिएंसी भी निकल सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या काम होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर हम क्या काम करते हैं, हीट को एक्सट्रैक्ट करने का। कोल्ड बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस हीट को हॉट बॉडी में छोड़ देंगे। जैसे एसी क्या करता है, कमरे की हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और उसे बाहर छोड़ देता है, ठीक है नहीं। इसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है, वर्क मिलता नहीं, वर्क करना पड़ता है कंप्रेसर के थ्रू। तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इनपुट, और आउटपुट कितना होगा आपका, आउटपुट होगा Q1, क्योंकि कितनी हीट आपने एक्सट्रैक्ट की, ठीक है नहीं। तो हीट रेफ्रिजरेटर में आपका जो कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी में जो आपका है, हम क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है T है, उस टेम्परेचर से इसका लोअर देन टेम्परेचर रखते हैं कोल्ड बॉडी का, ठीक है नहीं। और अगर वहीं बात करूं मैं हीट पंप की, हीट पंप के अंदर क्या होता है, हीट पंप के अंदर बिल्कुल सेम रेफ्रिजरेटर वाला कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर आपका आउटपुट Q1 नहीं है, यहां पर आपका आउटपुट है Q2। और आपको क्या करना पड़ता है, इस हॉट बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है। ये सर्दियों में काम आता है, सर्दियों में हम क्या ब्लोवर यूज करते हैं, वो हीट पंप का ही एग्जाम्पल है आपका, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आपका आउटपुट Q2 है और इनपुट आपका WR है, ठीक है। इसी आपके यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए सीओपी इसकी आराम से कि कितनी हीट आपने एक्सट्रैक्ट की और वर्क डन कितना किया, ठीक है नहीं। तो इससे आपका आराम से निकल जाएगा यहाँ से। ये तो रेफ्रिजरेटर है आपका, रेफ्रिजरेटर के बाद ये हीट पंप, ये रहा हीट पंप में, देखिए यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका वर्क डन आ जाएगा कि कितना वर्क डन आपने किया। वर्क डन के बाद जो आपका ये आएगा Q2 ओवर WP। Q2 क्या है आपका, Q2 है आपका आउटपुट और WP क्या है आपका इनपुट है, ठीक है नहीं। तो दोनों का डायग्राम सेम रहता है, रेफ्रिजरेटर का भी और हीट पंप का भी। बस यही डिफरेंस रहता है कि रेफ्रिजरेटर में आउटपुट अलग रहता है और हीट पंप में आउटपुट अलग रहता है, इनपुट सेम रहता है, आउटपुट अलग हो जाता है। उसके बाद देखिए आता है डिस्क्राइब वर्किंग एंड कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ऑल्सो एक्सप्लेन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। देखिए ये लास्ट ईयर भी आपसे पूछा गया था कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या होता है और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसके अंदर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर क्या होगा, जो आपके घर में फ्रीज यूज करते हैं वो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है। उसको आप फूड प्रोसेसिंग के लिए टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर से कम क्रिएट करने के लिए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। और उसके अंदर जो कंपोनेंट यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, कंप्रेसर, इवेपोरेटर, कंडेंसर। और यहाँ पर ये चेंज कर लीजिएगा, ये आपका कंप्रेसर आएगा, कंडेंसर आएगा, इवेपोरेटर आएगा और फोर्थ आएगा आपका एक्सपेंशन वाल्व। ये चेंज कर लीजिएगा आप इसमें, ठीक है। ये 2 बार रिपीट हो गया आपका, तो ये एक्सपेंशन वाल्व आएगा आपका। अब देखिए बात करते हैं, देखिए इसकी वर्किंग की, तो किस तरह से देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर ये इवेपोरेटर होगा, ये आपका पीछे कंडेंसर होगा, ये कंप्रेसर होगा, ठीक है नहीं। और यहाँ पर ये एक्सपेंशन वाल्व लगी होती है, इस तरह से फ्रिज में आपके लगी भी रहती है। ये कंप्रेसर है, ये एक्सपेंशन वाल्व है आपकी। और जो डायग्राम है देखिए ये कंडेंसर का आपका डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर। ये आपका जो है ये आपका इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर जिसके अंदर आप बर्फ जमाते हैं, ठीक है ना। ये आपका देखिए फ्रिज के पीछे आपने देखा होगा इस तरह से कंप्रेसर लगा रहता है। और जो एक कॉपर की इस तरह की ट्यूब लगे रहती है, पतला सा जो वायर लिपटा रहता है, इसे एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। क्या क्या काम है इनका वो मैं सब आपको देखिए एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले देखिए आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू सब चीजें समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आपका फ्रीज है, ये जो आपका कैबिनेट बना हुआ है ये आपका फ्रीज है, ठीक है नहीं। इस फ्रीज के अंदर क्या होगा, देखिए इस फ्रीज के अंदर आपका ये एक जो ये कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर ऊपर जहाँ बर्फ जमती है उस पोर्शन में लिपटा रहता है। जो जिस कंटेनर में आप बर्फ जमाते हैं वो जो फ्रीजर कहते हैं, उसमें ये कॉपर का वायर लिपटा रहता है। और इस कॉपर के वायर में आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो करता रहता है। ये आपका इवेपोरेटर है, ठीक है नहीं। इवेपोरेटर में क्या होगा, देखिए जब आपका जो
रेफ्रिजरेंट है वो जैसे ही एंटर करेगा तो उसका टेम्परेचर लगभग माइनस के 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा? माइनस के 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो क्या करेगा, वो जब इवेपोरेटर के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अंदर की हीट, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम है, तो वो क्या करेगा, वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो उसके अंदर हीट है रेफ्रिजरेटर कैबिनेट के, और उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन हीट एब्जॉर्ब करने से लेटेंट हीट की वजह से वो किस में, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका टेम्परेचर हो जाएगा लगभग यहाँ से थोड़ा सा इसका इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, और ये यहाँ से वापस आ जाएगा कंप्रेसर में। ठीक है नहीं, लिक्विड फॉर्म में जाएगा और वेपर फॉर्म में कंप्रेसर में एंटर कर जाएगा। कंप्रेसर अब इसे कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके इसके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। कंप्रेसर यहाँ से इस तरह से क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद टेम्परेचर और इसके जो प्रेशर होगा इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद आपका जो रेफ्रिजरेटर होगा वो लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर कंडेंसर के अंदर जाएगा। जब कंडेंसर के अंदर जाएगा, जो पीछे इस तरह की जाली लगी रहती है फ्रिज के अंदर, तो कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर की एयर होगी उसके कांटेक्ट में रेफ्रिजरेंट आएगा, और जो एटमॉस्फेयर की एयर होगी उसका टेम्परेचर कितना होगा, लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड का रेफ्रिजरेंट अपनी हीट किसे दे देगा, एटमॉस्फेयर की एयर को। और जैसे ही एटमॉस्फेयर की एयर को अपनी हीट देगा वो वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा और उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। प्रेशर सेम रहेगा लेकिन टेम्परेचर कम हो जाएगा, और आपका स्टेट भी चेंज हो जाएगा वेपर से लिक्विड में। ठीक है नहीं, और जब वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा वो फिर जाएगा एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगी, एक्सपेंशन वाल्व उसके प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को डिक्रीज करेगी, और जब आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज हो जाएंगे तो डिक्रीज होने के बाद वो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर लगभग -25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, वो फिर से इवेपोरेटर में जाएगा, और यही साइकिल आपकी बार बार चलती रहेगी। ठीक है नहीं, अब आपको पता चल गया होगा कि कंडेंसर क्या करता है, इवेपोरेटर क्या करता है, कंप्रेसर क्या करता है, और आपकी एक्सपेंशन वाल्व क्या करती है। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ, देखिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है आपकी, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है, इसके अंदर आपके जो 4 स्टेज रहती हैं, एक कंप्रेशन स्टेज रहती है आपकी, एक देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम यही है, ये आपका जो है इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर से रेफ्रिजरेंट आपका कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व में, एक्सपेंशन वाल्व के बाद इवेपोरेटर में। यही प्रोसेस बिल्कुल सेम है। यही जो आपका रेफ्रिजरेटर है, आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ये इसी साइकिल पर काम करता है। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है वही कॉन्सेप्ट आपका किसका है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का है। ठीक है नहीं, इसके 4 प्रोसेस होते हैं। कंप्रेशन मैंने आपको बताया, कंप्रेशन के बाद आपका कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होगा मैंने आपको बता दिया, आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा वो लिक्विड से, सॉरी वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर उसका लो हो जाएगा। इसके बाद देखिए बात करेंगे हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के। चारों प्रोसेस मैंने आपको बता दिए, कंडेंसेशन क्या होगा, थ्रोटलिंग एक्सपेंशन क्या होगा, आपका जो है इवेपोरेशन क्या रहेगा, वो सब चीज़ें वही रहेंगी जो मैंने आपको बताई है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। इसके बाद इस यूनिट से क्वेश्चन आपका बनता है कि साइक्रोमेट्रिक टर्म्स क्या होती है, साइक्रोमेट्रिक क्या है, और आपकी ये पूछ सकता है कि चलो नाम दे दे कि भाई इसी साइक्रोमेट्रिक टर्म को बताओ, या पूछ ले कि किन्हीं 4 साइक्रोमेट्रिक टर्म को डिफाइन करो। ठीक है नहीं, लगभग मैंने आपको 8-9 पढ़ाई भी हैं, उन्हीं में से आप बता सकते हैं। देखो साइक्रोमेट्रिक क्या है, जो आपकी मॉइस्ट एयर होती है, जो आपकी मॉइस्ट एयर रहती है जिसके अंदर मॉइस्चर रहता है, उसकी स्टडी जो हम करते हैं वो साइक्रोमेट्रिक टर्म के अंदर करते हैं, साइक्रोमेट्रिक के अंदर करते हैं। साइक्रोमेट्रिक के जो कंपोनेंट रहते हैं वो ड्राई एयर और वाटर वेपर रहती है, क्योंकि मॉइस्ट एयर के अंदर ड्राई एयर और वाटर वेपर दोनों का मिक्सचर रहता है। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं बात करूँ ड्राई एयर की, ड्राई एयर क्या है, ड्राई एयर वो एयर है जिसके अंदर मॉइस्चर की क्वांटिटी आपकी 0 रहती है, और मॉइस्ट एयर क्या होगी आपकी, मॉइस्ट एयर वो होगी जिसके अंदर आपकी जो आपकी क्वांटिटी रहेगी वाटर की वो कुछ ना कुछ जरूर रहेगी। ठीक है नहीं, अब इसके बाद देखिए जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी क्या है आपकी, ह्यूमिडिटी आपकी देखिए किसे कहते हैं कि आपकी 1 किलोग्राम ड्राई एयर में, 1 किलोग्राम ड्राई एयर में जितने ग्राम आपका मॉइस्चर होगा वो आपकी ह्यूमिडिटी कहलाएगी। ठीक, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या कहलाएगी, देखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम किसका, ड्राई एयर का, 1 मीटर क्यूब ड्राई एयर के वॉल्यूम में जितने ग्राम आपका जो है मॉइस्चर रहेगा,
जितने ग्राम आपकी वाटर वेपर रहेगी वो उसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाएगी, ठीक है नहीं। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कहलाएगी, देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है आपकी परसेंटेज। किसका परसेंटेज होती है, परसेंटेज होती है आपकी एक्चुअल प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। आपकी जो एयर है उसमें एक्चुअली कितना अमाउंट आपका प्रेजेंट है और मैक्सिमम आप कितना अमाउंट वाटर का उसके अंदर जो आपका वाटर अमाउंट होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है नहीं। तो जितना प्रेजेंट है और मैक्सिमम जितना हो सकता है उन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाएगा। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका होगा, देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर में आपका जो बल्ब होगा वो मॉइस्चर से अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है नहीं। और वेट बल्ब टेम्परेचर में, वेट बल्ब टेम्परेचर में आपका जो बल्ब होगा वो मॉइस्चर से अफेक्टेड होगा, आपका जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा वो ड्राई बल्ब से कम होगा, क्योंकि क्या होगा आपकी एयर मॉइस्चर से कॉन्टेक्ट में आके अपने टेम्परेचर को क्या कर लेगी, लेस कर लेगी, ठीक है नहीं। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। वेट बल्ब डिप्रेशन देखिए क्या होगा, वेट बल्ब डिप्रेशन होगा आपका ड्राई बल्ब और वेट बल्ब में जो डिफरेंस होगा टेम्परेचर में वो वेट बल्ब डिप्रेशन कहलाएगा आपका। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या कहलाएगा आपका, जिस पॉइंट पर आपकी जो एयर है, जिस पॉइंट पर आपकी जो एयर है, जो मॉइस्चर है आपका, वो मॉइस्चर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए, मॉइस्चर आपका वेपर से लिक्विड कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाए, वो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाएगा। और ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होगा, देखिए आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा आपका ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट आता है विंडो एयर कंडीशनर क्या है। विंडो एयर कंडीशनर क्या है और साथ ही साथ आपसे पूछ लेगा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल मैंने आपको भी बता दी है। रही बात देखिए विंडो एयर कंडीशनर की, तो विंडो एयर कंडीशनर देखिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ उसकी वर्किंग पे। सारे कंपोनेंट इसके वही रहते हैं जो आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के रहते हैं, सब कुछ वही है। अब आप इसकी देखिए वर्किंग समझ लीजिए। यहाँ पर वर्किंग के लिए देखिए विंडो एयर कंडीशनर में ये एक पार्टीशन वाल है, इस पार्टीशन वाल को ध्यान से समझिएगा। इस पार्टीशन वाल का आपने देखा होगा जो विंडो एसी होती है उसका कुछ पोर्शन कमरे के अंदर रहता है, कुछ पोर्शन कमरे के बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ रहता है। तो ये पार्टीशन वाल उसे डिवाइड करती है। ये वाला जो इधर वाला पोर्शन नीचे वाला दिख रहा है ये कमरे की साइड का है और इधर वाला जो है ये एटमॉस्फेयर की साइड का है। क्लियर है। चारों कंपोनेंट कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व यूज होती है जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं। बिल्कुल सेम वही काम रहता है। सारा काम कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर एक फैन लगा रहता है। आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर फैन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके अंदर फैन की आवश्यकता पड़ती है। दो फैन लगे हुए होंगे, एक आपका इधर लगा हुआ होगा इवेपोरेटर के सामने, एक लगेगा कंडेंसर के सामने। आपको पता है जो कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटर में लिक्विड से वेपर में चेंज होता है और आपका जो कंडेंसर है उसमें वेपर से लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है नहीं। तो जहां भी आपका रेफ्रिजरेंट फेज चेंज कर रहा है वहीं पर आपका फैन लगा हुआ होगा। एक्सपेंशन वाल्व और कंप्रेसर का फैन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले एक्सपेंशन वाल्व से आपका क्या आया, रेफ्रिजरेंट आया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइकिल कि एक्सपेंशन वाल्व से आपका क्या आया, रेफ्रिजरेंट आया। और वो रेफ्रिजरेंट कितना है, उसका टेम्परेचर देखिए लो प्रेशर लो टेम्परेचर, लगभग 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर होगा उसका। तो जब वो आपका इसके अंदर आएगा तो क्या होगा देखिए, जब वो इवेपोरेटर के अंदर आएगा तो जो फैन है ये फैन क्या करता है, ये फैन जो एयर है आपकी कमरे की जो एयर है उसे अपने अंदर सक करता है। तो कमरे की एयर आपकी यहाँ से आएगी इस तरह से। तो जब कमरे की एयर यहाँ से आएगी तो क्या होगा, वो कमरे की एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो आपके इसके अंदर जो इवेपोरेटर है, जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर घूम रहा है उसका टेम्परेचर कम है। तो कमरे की एयर जो रूम एयर है वो रूम एयर अपनी हीट को इस रेफ्रिजरेंट को दे देगी, ठीक है नहीं। और जब वो अपनी हीट को रेफ्रिजरेंट को दे देगी तो क्या होगा, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और यही एयर यहाँ से घूमकर दूसरे रास्ते से क्या आ जाएगी, कमरे में वापस आ जाएगी। यानी हाई टेम्परेचर की एयर अंदर गई और लो टेम्परेचर की एयर आपके कमरे के अंदर आ गई। ये काम रहता है आपका, इस पंखे का ये काम है यहाँ पर, ठीक है नहीं। अब जब यहाँ से आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो निकलेगा तो वो लो प्रेशर वेपर निकलेगी। टेम्परेचर तो थोड़ा बहुत उसका इंक्रीज हो जाएगा, जो 5 से 10 डिग्री था वो 10 से 20 डिग्री हो जाएगा और प्रेशर उसका लो ही रहेगा, ठीक है नहीं। लेकिन वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएगा।
अब क्या करेगा, कंप्रेसर इसे यहाँ पर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद उसका टेम्परेचर उसके प्रेशर दोनों को बढ़ा देगा, बढ़ाने के बाद आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा वो जाएगा जी कंडेंसर में, जो आपका बैक साइड में लगा रहता है, और यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ होगा। देखिए जब कंडेंसर के थ्रू जब आपका रेफ्रिजरेंट जाएगा तो लगभग 65 डिग्री के टेम्परेचर के लगभग उसका टेम्परेचर रहता है, ठीक है नहीं। और जो आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रहता है वो लगभग 40 डिग्री रहता है। भाई गर्मियों में 40-42 इससे ऊपर तो नहीं होता। तो आपका जो इधर पंखा लगा हुआ है ये जो हवा देगा, जो कंडेंसर को हवा देगा, तो वो कंडेंसर को कितने डिग्री की हवा देगा, 42 की 40 डिग्री की। और यहाँ पर जो आपका कंडेंसर में आपका जो रेफ्रिजरेंट घूम रहा है वो कितने में घूम रहा है, वो आपका लगभग 65 डिग्री पे घूम रहा है। तो वो क्या करेगा, जो ये 40-42 डिग्री की हवा है, जो एयर है, वो एयर इस रेफ्रिजरेंट की एयर को क्या कर लेगी, अपने अंदर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। जब इसे हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है नहीं। और आपकी एयर जो 42 डिग्री की थी वो लगभग एयर की हीट को रिसीव करके लगभग उसका टेम्परेचर 55 डिग्री हो जाएगा और वो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट वेपर की लिक्विड की फॉर्म में कहाँ जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व उसके टेम्परेचर और उसके प्रेशर को डिक्रीज करेगी और डिक्रीज करने के बाद वो दोबारा से वेपरेटर में जाएगा। यही प्रोसेस आपका बार बार चलता रहेगा और आपका कमरा ठंडा होता रहेगा, ठीक है नहीं। तो ये था आपका डोमेस्टिक जो है विंडो एयर कंडीशनर, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में देखिए आपसे पूछ सकता है कि मास डेंसिटी क्या है, वेट डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है। 10 नंबर में आपसे पूछ लेगा डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो देखिए मास डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी होती है आपकी किसी भी फ्लूइड का मास और उसका वॉल्यूम, जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी मास और वॉल्यूम दोनों का रेशियो आपका डेंसिटी कहलाता है और इसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। वाटर को हम स्टैंडर्ड मास मान के, स्टैंडर्ड फ्लूइड मान के चलते हैं, उसकी जो मास डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और जो एयर होता है, एयर की डेंसिटी होती है 1.24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। मास डेंसिटी के बाद आती है वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। वेट डेंसिटी होता है किसी भी फ्लूइड का वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है नहीं। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये सीधे सीधे ऐसे भी निकल सकता है, अगर किसी भी फ्लूइड की मास डेंसिटी में मैं जी की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आपका क्या कहलाएगा, वेट डेंसिटी कहलाएगा। क्योंकि मास को वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम जी की मल्टीप्लाई करते हैं, W=mg होता है, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए आपकी क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से डिवाइड करने पर आपका जो आएगा वो आएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्टैंडर्ड जो फ्लूइड होगा वो होगा आपका लिक्विड में वाटर और आपका जो गैस रहेगी उसमें एयर, ठीक है। आप डेंसिटी भी ले सकते हैं, वेट डेंसिटी भी ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं देखिए विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या होती है आपकी, मैंने आपको बताया था विस्कोसिटी क्या होती है। आपकी जब दो लेयर, जो आपकी जो वाटर की लिक्विड की जो दो लेयर होंगी, आपकी जो फ्लूइड की दो लेयर होंगी, जब वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, फ्लो करेंगी, तो वो एक दूसरे के फ्लो को, एक दूसरे के मोशन को रजिस्ट करने का कोशिश करेंगी। तो जब वो एक दूसरे को रजिस्ट करने का कोशिश करेंगे तो वो रजिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, वही रजिस्टेंस आपका विस्कोसिटी कहलाएगा, ठीक है नहीं। तो विस्कोसिटी का मैंने फॉर्मूला वगैरह सब आपको बताया था कि टोक इसके प्रोपोर्शनल होगा du और dy के। यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लेंगे जिसे म्यू कहेंगे, और यही म्यू क्या है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कहलाता है। बात करें अगर हम देखें काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों का रेशियो, ठीक है नहीं। डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशियो क्या कहलाएगा आपका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है देखिए डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ पिल्टन व्हील विद नीट स्केच। पिल्टन व्हील क्या है आपका, और एक डायग्राम की हेल्प से समझाना है, ठीक है। तो देखिए पिल्टन व्हील के बारे में देखिए मैं आपको बता देता हूँ पिल्टन व्हील क्या है आपका। सीधे चलते हैं, देखिए यहाँ पर वर्किंग समझ लीजिए, कंपोनेंट्स, वर्किंग सब कुछ इसी में आ जाएगा। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो जो मेन कंपोनेंट है वो है इसका पेन स्टोक। पेन स्टोक देखिए किसके काम आता है, जो ऊंचाई से जो आपका पानी आ रहा है, जो आपका डैम से जो पानी आ रहा है टरबाइन तक, वो पानी पेन स्टोक के थ्रू आता है। यानी पेन स्टोक एक तरह का पाइप है जिससे आपका पानी डैम से टरबाइन तक आता है, ठीक है। इसी पेन स्टोक के अंदर
एक ये स्पीयर लगा रहता है। स्पीयर क्या काम करता है, देखिए स्पीयर का काम होता है वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना। आपको टरबाइन को कितनी स्पीड से घुमाना है, ज़्यादा स्पीड से घुमाना है तो वाटर क्वांटिटी आपको ज़्यादा भेजनी पड़ेगी, कम स्पीड से घुमाना है तो वाटर क्वांटिटी कम भेजनी पड़ेगी। तो उस वाटर क्वांटिटी को कम ज़्यादा करने के लिए हम एक यहाँ पर स्पीयर का यूज करते हैं। स्पीयर इस नोजल के मुंह को बंद कर देता है, ये खोल देता है, ठीक है नहीं। जितना नोजल का मुंह खुलेगा या बंद होगा उस हिसाब से वाटर स्ट्राइक करेगा टरबाइन पर। ये आपका रनर होगा। रनर मतलब ये आपका रनर कहलाता है टरबाइन। जो आपकी जो शाफ्ट होगी, जिस शाफ्ट को रोटेट करना है, मेन एम होता है मेरा टरबाइन के अंदर शाफ्ट को घुमाना, ठीक है नहीं। उस शाफ्ट पर एक हम रनर लगा के रखेंगे, जिस रनर पर ये ब्लेड लगे हुए होंगे। आपका जो वाटर स्ट्राइक करेगा वो इन ब्लेड पर स्ट्राइक करेगा। जब ब्लेड पर स्ट्राइक करेगा तो आपका रनर इस तरह से घूमने लगेगा। जब रनर घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगी, सीधी सी बात है। और जब शाफ्ट घूमेगी तो क्या होगा, शाफ्ट का एक सिरा रनर पर, दूसरा सिरा अल्टरनेटर पर, ठीक है नहीं। तो क्या होगा, जब अल्टरनेटर के अंदर शाफ्ट घूमेगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। तो ये रनर का काम है। एक यहाँ पर देखिए ब्रेकिंग जेट लगा हुआ है। ब्रेकिंग जेट क्या करता है जी, ब्रेकिंग जेट क्या करता है, ब्रेकिंग जेट ये देखिए आपको पता होगा, जैसे घर में पंखा होता है तो क्या होता है, लाइट भाग गई लेकिन पंखा फिर भी घूम रहा है, होता है नहीं ऐसे। इसी तरह से जो आपका टरबाइन होगा वो भी इनर्शिया की वजह से बहुत समय तक घूमता रहेगा बंद करने के बाद भी। अगर आपको उसे सडनली रोकना है तो उसे रोकने के लिए आप क्या करते हैं, रोकने के लिए आप ब्रेकिंग जेट लगाते हैं। तो ब्रेकिंग जेट क्या करता है, ब्रेकिंग जेट उस व्हील को एकदम से रोकने का काम करता है। जो आपका रोटेट देखिए यहाँ पर अगर मैं इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूमने के बाद अगर मैं वाटर को यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्राइक करूंगा इस पर ब्लेड पर, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्राइक करने से आपका टरबाइन क्या हो जाएगा, जल्दी रुक जाएगा। क्लियर है। तो ये है आपका पिल्टन व्हील। यहाँ से पानी आया, इसने रनर को स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद आपका रनर घूमा, रनर घूमने से आपकी क्या घूमी, शाफ्ट घूमी, शाफ्ट घूमने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। ब्रेकिंग जेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है नहीं। तो देखिए सारे के सारे मेन कंपोनेंट वही हैं। नोजल एंड स्पेयर है, नोजल एंड स्पेयर के बारे में मैंने बता दिया। रनर एंड बकेट है, बकेट उसे ही कहते हैं। देखिए जो आपके ये देखिए ये रनर है आपका, इस तरह के बकेट लगे रहते हैं देखिए, जिन पर आपका जो है, जिसे ब्लेड या वेन्स कहते हैं, जिन पर आपका वाटर स्ट्राइक करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए केसिंग आती है। केसिंग आपकी देखिए जो कवर होगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा टरबाइन आपका कवर रहेगा, उसे केसिंग कहते हैं, ठीक है। अब आपका देखिए ब्रेकिंग जेट, मैंने आपको बता दिया कि ब्रेकिंग जेट का क्या काम होता है। ब्रेकिंग जेट के बाद आपका क्या रहेगा, देखिए अब वर्किंग मैंने आपको समझाई दी किस तरह से वर्किंग करता है। सब कुछ पढ़ लेना, आप जो बताया मैंने वही है। एडवांटेज पढ़ लेना इसके, देखिए एडवांटेज क्या है। एडवांटेज के बाद आपका डिसएडवांटेज भी मैंने इसके अंदर दिए हैं। अब इसके बाद आता है देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है आपका, देखिए इसमें से पंप दो आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है, या इनमें डिफरेंस क्या है। 3 क्वेश्चन इससे और बनते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, या तो सेंट्रीफ्यूगल पंप पूछ ले, या रेसिप्रोकेटिंग पंप पूछ ले, या दोनों में डिफरेंस पूछ ले। एक आएगा 100%। फिल्टन व्हील भी पूछा जाएगा, 50-50% चांस है फिल्टन व्हील के आने के, ठीक। तो पहले देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करता हूँ। देखिए मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो मेन पार्ट रहते हैं वो रहते हैं शाफ्ट एंड शाफ्ट स्लीव, इम्पीलर, केसिंग, सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप। 5 पार्ट रहते हैं इसके मेन। देखिए वर्किंग में आपको समझाते हैं तो देखिए अच्छे से इसकी। यहाँ पर आप देखिए डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ये है शाफ्ट, ये आपकी शाफ्ट है। ये शाफ्ट आपकी इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू रोटेट हो रही है। ये शाफ्ट आपकी इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू रोटेट हो रही है। एक सिरा इस शाफ्ट का इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा आपका जो इम्पीलर लगा हुआ है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है नहीं। तो शाफ्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी का बटन दबाया, बटन दबाते ही क्या होगा, आपका जो शाफ्ट है वो घूमने लगेगी। जब घूमेगी तो साथ साथ उसका इम्पीलर भी घूमेगा। इम्पीलर में क्या होता है, देखिए इम्पीलर एक तरह से रनर के थ्रू ही रहता है, जैसा रनर होता है टरबाइन के अंदर, इसके ऊपर ये ब्लेड लगे हुए होते हैं, ठीक है नहीं। तो ये ब्लेड क्या करेंगे, यहाँ पर ये सक्शन पाइप लगा हुआ है। सक्शन पाइप के थ्रू क्या होगा, सक्शन पाइप के थ्रू पानी नीचे से ऊपर जाएगा। जब पानी नीचे से ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, देखिए जब इसके अंदर आपका इम्पीलर रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद उसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। बाहर का प्रेशर हाई रहेगा, अंदर का प्रेशर लो हो जाएगा। तो आपका पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने लगेगा, ठीक है नहीं। अब जब आपका पानी यहाँ जाएगा, पानी यहाँ जाने के बाद वो रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद वो पानी केसिंग के थ्रू यहाँ से यहाँ चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, क्योंकि जब इसके टरबाइन के अंदर पानी जाएगा वो पानी केसिंग से टकराएगा। जब केसिंग से टकराएगा
तो इसका प्रेशर हाई हो जाएगा, इसका प्रेशर हाई हो जाएगा, अंदर का प्रेशर पानी का हाई रहेगा, बाहर का प्रेशर लो रहेगा। तो आपका पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर डिलीवरी पाइप के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, सक्शन पाइप रहेगा, सक्शन पाइप में नीचे फुट वाल्व और स्ट्रेनर लगा रहेगा। स्ट्रेनर क्या होता है? स्ट्रेनर एक जाली होती है, वो जाली गंदगी सॉलिड पार्टिकल को अंदर जाने से रोकती है, उसे स्ट्रेनर कहते हैं। फुट वाल्व क्या होती है? फुट वाल्व होती है कि पानी आपका नीचे से ऊपर तो जा सकता है लेकिन ऊपर से नीचे नहीं जा सकता, वो आपकी फुट वाल्व कहलाएगी। ये संप कहलाएगा। संप क्या होगा? जिस लेवल से आपका पानी सक्शन पाइप उठा रहा है वो संप लेवल कहलाएगा। ये सक्शन पाइप है आपका। ठीक है नहीं। आईओ पंप वो होगी जिस पोर्शन के थ्रू आपका पानी सक्शन पाइप के थ्रू अंदर जाएगा इम्पेलर में, वो आईओ पंप कहलाएगी। ठीक है नहीं। और ये आपका डिलीवरी पाइप है, ये डिलीवरी वाल्व हो गई, जिस वाल्व को ओपन या बंद कर सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में सबसे पहले प्राइमिंग की प्रॉब्लम आती है। प्राइमिंग की प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके अंदर एयर पार्टिकल अगर चले जाएं तो इसकी जो फ्लो रेट है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है? पहले पानी फील करना पड़ता है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे में से पानी फील करना पड़ेगा, कोई भी पार्टिकल एयर का ना रहे, उसके बाद स्टार्ट करना पड़ता है। तो थोड़ी प्राइमिंग की प्रॉब्लम इसके अंदर रहती है। सारे कंपोनेंट वही है। देखिए ये शाफ्ट है आपकी, शाफ्ट के बाद ये इम्पिलर है, इस तरह का इम्पिलर रहता है। देखिए इम्पिलर का डिजाइन इस तरह का रहेगा आपका। यह आपका केसिंग रहेगी। देखिए केसिंग तो आपका कवर है, जिसके कवर के अंदर पूरा का सिस्टम आपका कवर रहता है, वो केसिंग कहलाएगी आपकी। इस तरह की केसिंग होती है। देखिए केसिंग के बाद अगर मैं बात करूँ, देखिए सक्शन पाइप क्या होती है, फुटवाल्व क्या होती है, स्ट्रेनर क्या होती है, वो मैंने आपको बताई दी। देखिए ये रहेगी इस तरह की, ये आपकी फुटवाल्व है, ये आपका स्ट्रेनर है। ठीक है नहीं। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेनर है, ये फुटवाल्व है आपकी। इसके बाद डिलीवरी पाइप आपको बताई दिया मैंने, डिलीवरी पाइप क्या होता है, वर्किंग मैंने आपको समझा दी सारी इसकी कि किस किस तरह से वर्क करता है। इसके आप एडवांटेज देख लीजिएगा। एडवांटेज क्या है इसके? इफिशियंसी हाई रहेगी, डिज़ाइन इसका सिंपल है, मेंटेनेंस लो रहेगा, कॉस्ट लो रहेगी इसकी। ठीक है नहीं। वाइड रेंज ऑफ फ्लूइड, कई तरह के फ्लूइड आप हाई विस्कोसिटी के, लो विस्कोसिटी के, मीडियम विस्कोसिटी के इसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस फ्लो मिलेगा आपको। किसी तरह की कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। लार्ज वॉल्यूम आप इससे जो है सक्शन से डिलीवरी तक पहुंचा सकते हैं। और एबल टू मीडियम टू लो विस्कस फ्लूइड, मीडियम से लो विस्कस फ्लूइड तक आप इसे यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज कुछ क्या रहते हैं? एक तो लिमिटेड सक्शन लिफ्ट है, आप ज़्यादा ऊंचाई तक पानी को नहीं पहुंचा सकते इससे। लो प्रेशर कैपेबिलिटी, ज़्यादा प्रेशर जनरेट नहीं कर सकते, लो प्रेशर क्रिएट करेगा। कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ फ्लूइड, आपको संप लेवल से सप्लाई को आपको फ्लूइड की कॉन्स्टेंट सप्लाई देनी पड़ेगी। अगर कॉन्स्टेंट सप्लाई नहीं देगी तो एयर पार्टिकल अंदर जाने लगेंगे, जिससे फ्लो रेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है नहीं। और जो कैविटेशन का जो रिस्क है, जो कैविटेशन का रिस्क है वो ज़्यादा रहेगा इसके अंदर। और जो आपका जो पंप है वो वाइब्रेशन से आपका डैमेज भी हो सकता है। अगर ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो आपका पंप डैमेज भी हो सकता है। ठीक है नहीं। और कैन नॉट डिलीवर हाई विस्कस फ्लूइड, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है नहीं, उस केस में आपका ये पंप काम नहीं कर पाएगा। ठीक है नहीं। तो ज़्यादा विस्कोसिटी का फ्लूइड हम यूज नहीं कर सकते, मीडियम विस्कोसिटी तक, या मतलब जो है मीडियम विस्कोसिटी तक यूज कर सकते हैं। ज़्यादा हाई विस्कोसिटी होगी तो प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। ठीक है। एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन इसके सारे वही रहते हैं भाई। आपका जो इंडस्ट्री में यूज होता है, आपकी ऑयल रिफाइनरीज में यूज होता है, आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होता है। जहाँ जहाँ हम पंप का यूज करते हैं वहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप आपका क्या है और रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या डिफरेंस है? देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप में आप हाई प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं लेकिन आपको फ्लो रेट कम मिलेगा। सीधी सी बात है, जहाँ पर आपको हाई प्रेशर क्रिएट करना हो वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर पार्ट्स की बात करूँ, देखिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके। इसमें एक सिलेंडर रहेगा, सक्शन पाइप रहेगा, डिलीवरी पाइप रहेगा, सक्शन वाल्व रहेगी, डिलीवरी वाल्व रहेगी, पिस्टन एंड पिस्टन रोड रहेगी, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रोड रहेगी, स्ट्रेनर रहेगा, वाटर संप रहेगा। कुछ तो आपके कंपोनेंट वही है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में थे, कुछ इसके अंदर अलग जुड़ गए। देखिए कैसे, डायग्राम के थ्रू चलते हैं। देखिए डायग्राम से अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप का। रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम किसका रनर का यूज नहीं करते, जो आपका रनर है इम्पीलर जो है उसका यूज नहीं करते। इसमें हम सिलेंडर पिस्टन का यूज करते हैं और उस सिलेंडर पिस्टन को चलाने के लिए किसकी हेल्प सहायता चाहिएगी? कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट,
इन सब का यूज हमें चाहिएगा इसके अंदर, ठीक है नहीं। तो हम क्या करते हैं, देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिक मोटर इस शाफ्ट को घुमाता है। ये जो शाफ्ट आपको नजर है, ये क्रैंक शाफ्ट, इस शाफ्ट को वो रोटेट करेगा। जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगी तो जो क्रैंक है, ये क्रैंक आपकी ए पॉइंट से इस तरह 360 डिग्री पर रोटेट करने लगेगी। जब ये रोटेट करेगी तो कनेक्टिंग रोड क्या करेगी, कनेक्टिंग रोड की हेल्प से इस रोटरी मोशन को मैं किसमें, मैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है नहीं। कनेक्टिंग रोड और क्रैंक क्या करेगी, दोनों की दोनों रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करेगी। तो इस पूरे सिस्टम का तो ये काम रहता है, ठीक है नहीं। इस पूरे सिस्टम का क्या काम रहेगा, इस पूरे सिस्टम का काम ये रहेगा कि वो रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है नहीं। अब जब आपका पिस्टन यहाँ मैक्सिमम इस कंडीशन में होगा जहां पर वो जा सकता है, उस समय आपकी कनेक्टिंग रोड ए पॉइंट पर रहेगी। कहाँ रहेगी, ए पॉइंट पर रहेगी, ठीक है नहीं। और जब आपका पिस्टन यहाँ से इधर की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट से, या आपकी जो है ये लेफ्ट डायरेक्शन है, ये राइट, तो लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेगा तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर जब मूव करेगा तो आपकी जो ये क्रैंक है वो ए से सी पॉइंट पर आ जाएगी 180 डिग्री मूव करने के लिए। जब ये 180 डिग्री मूव करेगी उस समय आपका पिस्टन यहाँ से यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है नहीं। और जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट होगा। कैसा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो लो प्रेशर जब इसके अंदर क्रिएट होगा तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर हाई है, अंदर का लो है, तो ये सक्शन वाल्व ऑटोमेटिक खुल जाएगी और यहाँ से आपका पानी यहाँ से होकर सिलेंडर के अंदर भरने लगेगा। बात समझ में आ गई नहीं, सिलेंडर पूरा का पूरा पानी से भर जाएगा। अब जो सक्शन वाल्व है, सक्शन वाल्व आपकी वन वे वाल्व रहेगी, पानी ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। अब जब आपका पिस्टन यहाँ पर आ गया, पानी इसके अंदर भर गया, अब दोबारा से आपकी जो क्रैंक है, ये क्रैंक सी से ए पर जाएगी। जब ये सी से ए पर रोटेट करेगी तो आपका पिस्टन अब यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट से लेफ्ट की ओर। जब राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेगा तो क्या करेगा, जो पानी इसके अंदर भरा हुआ तो उसमें प्रेशर अप्लाई करेगा। जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो क्या होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा, बाहर का प्रेशर कम। तो इस वाल्व से तो पानी नीचे जा नहीं सकता, क्योंकि इससे तो केवल पानी ऊपर आता है, नीचे नहीं जा सकता। लेकिन जो डिलीवरी वाल्व लगी है, डिलीवरी वाल्व के थ्रू पानी ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता। तो आपका पानी यहाँ से ऊपर सीधा डायरेक्ट यहाँ से जहाँ आपको डिलीवरी चाहिए कि वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, देखिए इसकी डिफरेंस की। सब चीज़ें वही है, सिलेंडर क्या है, डिलीवरी पाइप क्या है, सक्शन वाल्व क्या है, डिलीवरी वाल्व क्या है, ये सब आप सब जानते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है नहीं। इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आपने आईसी इंजन में भी पढ़ा है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी मैंने पढ़ाया है, स्ट्रेनर क्या है ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, वाटर सम्प क्या है ये भी पढ़ाया है, वर्किंग मैंने आपको समझाई दी कि किस किस तरह से इसकी वर्किंग होगी। अब वर्किंग के बाद देखिए मैं सीधे बात करता हूँ एडवांटेज की। इसका एडवांटेज क्या है, देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इसका जो हेड मिलेगा वो आपको हाई मिलेगा, हाई प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं इससे हम। प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर एयर पार्टिकल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो प्राइमिंग की आवश्यकता इसके अंदर नहीं पड़ेगी। प्रेशर आप इसके अंदर हाई क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस रेट आपको डिस्चार्ज का मिलता रहेगा, हर मिनट में कितना पानी आएगा वो फिक्स रहेगा इसके अंदर, ठीक है नहीं। और इसके बाद देखिए जो पिस्टन है आपका, सेंट्रीफ्यूगल के अंदर जो है वो लीनियर मूवमेंट यूज करेंगे, और जो आपका जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है इसके अंदर लीनियर मूवमेंट होगा। और जो आपका इम्पीलर है, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसके अंदर इम्पीलर यूज होगा जिसमें रोटरी वेलोसिटी का यूज होगा, ठीक है नहीं। उसमें रोटरी मोशन होगा, इसमें लीनियर मोशन होगा, ये ध्यान रखना है। डिसएडवांटेज देख क्या है, एक तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, फ्लो रेट कम रहेगा, हैवी रहेगा, बल्कि रहेगा शेप में, और इसे इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी जो कॉस्ट रहती है वो जो आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप से 3-4 गुना ज़्यादा रहती है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन सारे वही हैं, जब ऑयल रिफाइनरीज में, इंडस्ट्रीज में, सब जगह इसका यूज होता है। जहां हमें ज़्यादा हेड की आवश्यकता होती है, फ्लो रेट कम की आवश्यकता होती है, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन सारे लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस क्या क्या है। तो देखिए डिफरेंस मैंने आपको जो यूनिट 4 का मैंने वन शॉट कराया था उसमें भी मैंने कराए हैं आपको, उससे भी आप अच्छे समझ सकते हैं। एक एक को देखिए बात कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल में आपको कॉन्टिन्यूअस वाटर मिलेगा, इसमें कॉन्टिन्यूअस लिक्विड आपको नहीं मिल पाएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो नंबर ऑफ लिक्विड पर ज़्यादा काम कर लेगा, इसमें नंबर ऑफ लिक्विड कम होंगे, ठीक है नहीं। ये ज़्यादा लिक्विड हम इससे हैंडल कर सकते हैं, इसमें कम लिक्विड हैंडल होंगे। आपका जो है ये हाईली विस्कस फ्लूइड को भी लिफ्ट करेगा, ये आपका लो विस्कस फ्लूइड को ही हैंडल कर सकता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होगा वो उसमें कम हेड क्रिएट होगा, और आपका जो रेसिप्रोकेटिंग है उससे हेड ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं।
सेंट्रीफ्यूगल पंप की इफिशियंसी ज़्यादा होगी, रेसिप्रोकेटिंग पंप की इफिशियंसी कम होगी। ठीक है, ये डिफरेंस है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप स्मूथ होगा, ऑपरेशन इसका ये कम आवाज़ करेगा, और आपका जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होगा वो ज़्यादा आवाज़ करेगा। ठीक है नहीं, और जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल की कम रहेगी, रेसिप्रोकेटिंग की ज़्यादा रहेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट भी सेंट्रीफ्यूगल की कम रहेगी, रेसिप्रोकेटिंग की ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट इसमें ज़्यादा होंगे। और इसके लिए स्मॉलर फ्लोर एरिया चाहिएगा, इसके लिए हमें जो फ्लोर एरिया चाहिएगा वो बड़ा चाहिएगा। और जो है आपकी पंप की बात करूँ, जो ये पंप है वो हाई स्पीड पर रोटेट करेगा, ये आपका लो स्पीड पर रोटेट करेगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप डायनेमिक प्रेशर पंप का टाइप होता है, और आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का टाइप होता है। ठीक है नहीं, ये मैंने आपको 4th की यूनिट की 1 शॉट में ही पढ़ाया था, इसके टाइप वगैरह सब बताए थे। सेंट्रीफ्यूगल पंप की कॉस्ट लो होगी, इसकी रेसिप्रोकेटिंग की ज़्यादा होगी। ठीक, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल रहेगा, इसका कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इसमें लेस नंबर ऑफ पार्ट रहेंगे, इसके अंदर मोर नंबर ऑफ पार्ट रहेंगे। ठीक है नहीं, और सिंपल फाउंडेशन में काम हो जाएगा इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में, इसके लिए फाउंडेशन आपको हैवी बनानी पड़ेगी। सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसके अंदर प्राइमिंग की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है नहीं, इसके अंदर इम्पीलर का यूज होगा, इसके अंदर पिस्टन सिलेंडर का यूज होगा। तो ये सारे डिफरेंस है। अगर आपने सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप को अच्छे से पढ़ लिया तो डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे, अब हम लास्ट जो है आपका लास्ट है यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है, डिस्क्राइब वर्किंग एंड टाइप ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट आपकी क्या होती है? तो देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट आपकी क्या होगी, हाइड्रोलिक लिफ्ट आपकी क्या होगी कि आपका किसी गुड्स या पैसेंजर को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है उनमें हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज होता है। 2 तरह की लिफ्ट आपकी होती है, एक डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक होती है सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, तो एक एक के बारे में देखिए बात करेंगे। पहले बात करता हूँ देखिए डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट की। डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट में देखिए एक फिक्स सिलेंडर रहेगा, एक केज रहेगा, एक स्लाइडिंग रैम रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये आपकी डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट है। डायरेक्ट एक्टिंग हाइड लिफ्ट में क्या होगा, देखिए नीचे यहाँ पर ये आपका देखिए फिक्स सिलेंडर होगा। फिक्स सिलेंडर के अंदर आप क्या करेंगे? लिक्विड प्रेशर जनरेट करेंगे, लिक्विड के थ्रू प्रेशर जनरेट करेंगे, और इसी सिलेंडर के अंदर जो रैम होगी वो स्लाइड करेगी ऊपर नीचे, और इसी रैम के ऊपर एक केज रखा हुआ होगा ऊपर। केज किसे कहते हैं? जिस पर पैसेंजर या गुड्स को आप रखकर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाते हैं। ठीक है नहीं, और यहाँ पर देखिए ये होगा एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो जब प्रेशर क्रिएट होगा तो वो प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर आपका रैम पर अप्लाई होगा, और रैम आपकी ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी। जितना प्रेशर क्रिएट करेंगे केज आपकी उतनी ऊपर चली जाएगी। और जब आपको नीचे आना हो तब क्या करेंगे? प्रेशर को रिलीव करेंगे। जब प्रेशर को रिलीव करेंगे तो क्या होगा? आपकी रैम नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से आप लिफ्ट में ऊपर नीचे जा सकते हैं इससे। ठीक है ना, इसके बाद देखिए वर्किंग मैंने आपको समझा दी इसकी। वर्किंग के बाद देखिए इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर आपका 20 मीटर की बिल्डिंग है तो आपको नीचे भी उसके अंदर कम से कम 19-20 मीटर का ये स्लाइडिंग रैम चाहिएगी। इतना ही गड्ढा आपको, जितनी ऊंची बिल्डिंग उसके नीचे इतना ही गड्ढा जो है खोदना पड़ेगा। ठीक है नहीं, तो ये आपकी जो ज़्यादा ऊंचाई वाली बिल्डिंग रहती है उसमें ये कामयाब नहीं है। तो इसलिए हम जो यूज करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं वो है आपका सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट देखिए, सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो कंपोनेंट्स रहते हैं आपके, केज होगा, वायर रोप होगा, स्लाइडिंग रैम होगी, उसके बाद आपका क्या होगा देखिए पुली होंगी, हाइड्रोलिक जिगर होगा, फिक्स सिलेंडर होगा, और क्या होगा देखिए आपका। अब बात करते हैं देखिए वर्किंग की। वर्किंग क्या है इसकी? देखिए वर्किंग में आपको इसकी समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आप देखिए वर्किंग इसकी अच्छे समझ लीजिएगा, इसकी वर्किंग क्या है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ये केज है, ये तो केज वाला पोर्शन हो गया जिस पोर्शन में पैसेंजर खड़े होते हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। ठीक है नहीं, इस केज को हम एक वायर के थ्रू, यहाँ पर एक गाइड पुली लगी हुई होगी, गाइड पुली से वायर के थ्रू ये जुड़ा हुआ होगा, और ये नीचे वायर आपका नीचे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है नहीं, तो सिर्फ ऊपर वाला जो पोर्शन है केज है, और केज वायर के थ्रू नीचे किससे? फिक्स पुली और आपकी जो मूवेबल पुली है उससे जुड़ा रहेगा। ठीक है नहीं, अब ये नीचे वाले सेटअप को समझ लिया, ऊपर वाले सेटअप में तो कोई खास बात है नहीं। नीचे वाले सेटअप में आपका जो ये वाला जो पुली होगी, ये पुली कहलाएगी फिक्स पुली ब्लॉक, ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, और इस फिक्स पुली ब्लॉक पर आपका जो सिलेंडर होगा वो जुड़ा रहेगा। जिस सिलेंडर के अंदर आपकी रैम मूव करेगी, आपका वो सिलेंडर यहाँ पर फिक्स पुली से जुड़ा हुआ होगा। दूसरी जो पुली होगी वो आपकी मूवेबल पुली होगी, और उस मूवेबल पुली से जुड़ा रहेगा, वो जुड़ा रहेगा स्लाइडिंग रैम। स्लाइडिंग रैम जो सिलेंडर के अंदर
आगे पीछे मूव करेगी वो आपकी किससे जुड़ी रहेगी, मूवेबल पुली ब्लॉक से, ठीक है नहीं। और यहाँ से हम लिक्विड प्रेशर को जनरेट कर सकते हैं इसके थ्रू। अब इसमें देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका, जब लिक्विड प्रेशर यहाँ से हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से क्या होगा, अप्लाई करने से ये आपका जो आपकी रैम है इस रैम पर प्रेशर अप्लाई करेगा। जब प्रेशर अप्लाई करेगा तो आपकी जो ये मूवेबल पुली और रैम ये इस साइड में आपकी मूव करने लगेगी, ठीक है नहीं। अब आपका जो रस्सी का सिरा है वो एक सिरा तो आपने यहाँ पर केस से बांध दिया, एक सिरा आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया, ऐसे लपेट कर इससे यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है नहीं। अब क्या होगा भाई, रस्सी की लाइन तो फिक्स है, जब ये इस तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, आपकी जो रस्सी की लाइन थी वो यहाँ से इस तरफ मूव करने लगेगी। तो जब रस्सी की लाइन आपकी इस तरफ जाएगी तो केज आपकी ऊपर जाने लगेगी और आप ऊपर आसानी से पहुंच सकते हैं। और जब आपको नीचे आना होगा तो क्या होगा, आप यहाँ जब प्रेशर को रिलीज करेंगे, जब प्रेशर को रिलीज करेंगे तो आपका जो सिस्टम है, ये जो आपका मूवेबल पुली है ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। जब ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी तो रस्सी आपकी केज में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी, केज आपकी ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। तो ये है आपका सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है भाई। और जो ये पूरा सिस्टम है ये कहलाता है आपका जिगर। क्या कहलाता है, ये नीचे का सिस्टम पूरा जिगर कहलाता है आपका। अब बात करते हैं, देखिए यूनिट 5 के 4 यूनिट कंप्लीट हो गई आपकी। अब यूनिट 5 में भी 4-5 क्वेश्चन है आपके। यूनिट 5 का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट इज मैकाट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स क्या है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स है, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए मैकाट्रॉनिक्स आपको नाम से पता चल रहा होगा कि मैकाट्रॉनिक्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक का कॉम्बिनेशन है। अब जहाँ मैकेनिकल होगा वहाँ इलेक्ट्रिकल भी होगी, सीधी सी बात है, और जहाँ इलेक्ट्रॉनिक होगी वहाँ कंप्यूटर साइंस भी होगी, टेली कम्युनिकेशन भी होगा, कंट्रोल सिस्टम भी होगा। यानी इन सभी का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाएगा, मैकाट्रॉनिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए मैकाट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इनटू ए सिंगल सिस्टम। किसी भी सिंगल सिस्टम में जब हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस का यूज करते हैं तो वो आपका मैकाट्रॉनिक्स बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए मैकाट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल सिस्टम, इसके अंदर और भी ब्रांच है आप और भी इंजीनियरिंग की साइंस जोड़ सकते हैं, वो आपका मैकाट्रॉनिक्स, सबका कॉम्बिनेशन मैकाट्रॉनिक्स कहलाता है आपका। जो बेसिक एलिमेंट है देखिए, एक है एक्टुएटर एंड सेंसर, सेकंड है सिग्नल एंड कंडीशनिंग, थर्ड है डिजिटल लॉजिक सिस्टम, फिर है सॉफ्टवेयर एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, फिर आता है कंप्यूटर एंड डिस्प्ले डिवाइस। देखिए एक्टुएटर और सेंसर क्या होते हैं, देखिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाते देता हूँ। देखिए एक्टुएटर और सेंसर, एक्टुएटर जो किसी भी मशीन के अंदर मूवमेंट को क्रिएट कर रहे हैं या मूवमेंट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वो एक्टुएटर कहलाता है आपका। और सेंसर क्या है, सेंसर जो आपके इनपुट और आउटपुट को सेंस कर रहा है वो आपका सेंसर कहलाता है। इसके बाद ये जाएगा सिग्नल एंड कंडीशनिंग में। सिग्नल एंड कंडीशनिंग में देखिए क्या होगा, इसके बाद सिग्नल एंड कंडीशनिंग में आपका जो सिग्नल होगा उस सिग्नल को आपको एनालॉग फॉर्म में रखना है या उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो काम रहेगा आपका किसका, सिग्नल एंड कंडीशनिंग का, ठीक है नहीं। उसके बाद आपका देखिए आता है डिजिटल लॉजिक सिस्टम। डिजिटल लॉजिक सिस्टम में आपके सर्किट लगे हुए होंगे, वो सर्किट क्या करेंगे, जो ओवरऑल सिस्टम जो ऑपरेशन होगा आपका उस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करेंगे, ठीक है नहीं, जो उसके अंदर जो भी ऑपरेशन आपका हो रहा है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। सॉफ्टवेयर एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम क्या करेगा, ये आपका जो आउटपुट सिग्नल होगा ऑपरेशन के बाद जो आउटपुट सिस्टम होगा उसे हैंडल करेगा, और उस आउटपुट सिस्टम को आपको किस फॉर्म में दिखाना है, किस फॉर्म में क्रिएट करना है, वो सारा का सारा काम रहेगा आपका सॉफ्टवेयर एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम का। उसके बाद आपका कंप्यूटर एंड डिस्प्ले डिवाइस रहेगी, जो आपकी डिवाइस रहेगी, जो आपके CRT जिसमें आपका आप आउटपुट को देख सकते हैं, वो डिस्प्ले जिसमें आप करेंगे वो आपकी डिवाइस कहलाएगी कंप्यूटर एंड डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है नहीं। जैसे LED, CRT, LCD, डिजिटल डिस्प्ले आपकी एग्जाम्पल है इसके। इसके बाद देखिए बात करते हैं इसके एडवांटेज की। एडवांटेज इसके देखिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा एक तो, यानी जिस हिसाब से काम करेगा उस हिसाब से उसकी कॉस्ट कम रहेगी, और हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसके अंदर, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगी, ऑटोमेशन होगा इसके अंदर, ठीक है नहीं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोलिंग कर सकते हैं इससे, और इससे जो हाइयर लाइफ रहेगी, अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे मशीन का तो आप उससे मशीन की हाइयर लाइफ को क्या कर सकते हैं, हाइयर लाइफ गेट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। डिसएडवांटेज की बात करूँ, देखिए एक तो इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगी, मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट ज़्यादा होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड
है इसका मैं यूज कर रहे हैं, जैसे डिज़ाइन है आपका, इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंदर में मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा चाहिएगा, ठीक है नहीं। इसे सभी डिज़ाइन नहीं कर सकते, इसे वही डिज़ाइन कर सकता है जिसे सभी इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है उन सबका ज्ञान हो, वही इसे डिज़ाइन कर सकता है। क्लियर है नहीं। उसके बाद आता है हाईली ट्रेंड वर्कर चाहिएगा ऑपरेट करने के लिए, जो जिसने से ट्रेनिंग ली हो वही से ऑपरेट कर सकता है। और टेक्नो इकोनॉमिक एस्टिमेशन मस्ट बी डन केयरफुल्ली, यानी अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़े, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है नहीं। और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है सिस्टम में तो उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है मैकाट्रॉनिक्स में, ये भी प्रॉब्लम है इसके अंदर। और मैकाट्रॉनिक्स सिस्टम क्या है, मोर एडवांस है, एडवांस सिस्टम है, इसके अंदर जो जॉब की कमी है वो ज़्यादा हो जाती है। सीएनसी मशीन, आपकी सीएनसी मशीन, आपकी जो है क्रेन्स है, आपकी जो है बुलडोजर वगैरह है, ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा काम करते हैं, जितना काम 20 व्यक्ति करते हैं वो अकेला कर लेता है, तो उससे नंबर ऑफ जॉब भी आपकी घट रही है धीरे धीरे, ठीक है नहीं। और कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहता है, डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, तो इसके अंदर जो डिज़ाइन करना है, इसे बिल्ड करना है, इसे मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो ये था आपका मैकाट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है, देखो हाईली क्वालिटी उसकी हाई होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए, पोर्टेबल प्रोड्यूस होना चाहिए, उसे हम पोर्ट कर सकते हो सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, सर्विस एबिलिटी होनी चाहिए, सर्विस आसानी से कर सकते हो, मेंटेन आसानी से रख सकते हो हम इसे, और उसे अपग्रेड कर सकते हो। ये सब आपकी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी मैकाट्रॉनिक सिस्टम में होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखिए एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसके होते हैं, ऑटोमेटिक मशीन में, फोटोकॉपी मशीन में, डिश वॉशर में, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, आईसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, रोबोटिक्स, वीसीआर, ड्रोन्स, इन सभी में जो एग्जाम्पल है ये आपके सभी किसके एग्जाम्पल है, ये आपके मैकाट्रॉनिक्स के एग्जाम्पल है, जिसमें नंबर ऑफ मोर इंजीनियरिंग का हम यूज करते हैं, ठीक है नहीं। सीएनसी मशीन है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल है, बारकोड रीडर है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, एयर बैग है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, मेडिकल स्कैनर है, क्रेन है, बॉम्ब डिडक्शन रोबोट है, इन सभी के अंदर मैकाट्रॉनिक्स का यूज होता है। ये सभी मैकाट्रॉनिक्स से ही बनाई जाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ऑटोट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और बायोनिक्स। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ऑटोट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और बायोनिक्स क्या है आपका, ये आपका लास्ट ईयर में पूछा गया था। ऑटोट्रॉनिक्स आपका ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का कॉम्बिनेशन है। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज का यूज कर रहे हैं वो सब ऑटोट्रॉनिक्स के थ्रू कर रहे हैं। जैसे आगे आपका एयर बैग्स हो गया, आपके जो है आपकी ऑटोमेटिक जो है मिरर हो गए, आपके जो है ऑटोमेटिक डोर हो गए, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, वो सब आपके ऑटोट्रॉनिक्स के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है नहीं। इससे आप किसी भी ऑटोमोबाइल की जो इफिशियंसी है उसे बढ़ा सकते हैं, उसकी डिज़ाइन को अच्छा बना सकते हैं, सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, कैमरे का यूज करते हैं, एलईडी का यूज करते हैं, एलसीडी का यूज करते हैं, वो सब ऑटोट्रॉनिक्स का पार्ट है। एवियोनिक्स देखिए क्या है, आपका जो सैटेलाइट सिस्टम है, आपके एरोप्लेन है, आपके जो है जितने भी आपके फाइटर जेट हैं, उन सभी में जब हम एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं वो आपका एवियोनिक्स कहलाता है। एवियोनिक्स के अंदर देखिए इंजन कंट्रोल करना, फ्यूल को कंट्रोल करना, सेफ्टी को बढ़ाना, ऑटोमेटिक मोड पर जो है हेलीकॉप्टर वगैरह को चलाना, नेविगेशन सिस्टम, वेदर एंड एंटी कोलोजन सिस्टम, फ्लाइट रिकॉर्डर, जैसे ब्लैक बॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, वो सब हम एविएशन के थ्रू ही कर पाते हैं, ठीक है नहीं। नेक्स्ट आपका आता है देखिए एविएशन के बाद बायोनिक्स। बायोनिक्स देखिए क्या है, बायोलॉजी, मेडिकल के फील्ड में जब हम किसका यूज करते हैं, मेडिकल के फील्ड में जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं वो आपका बायोनिक्स कहलाता है। जैसे कि आपकी एक्सरे मशीन है, ये आपका जो है क्या कहते हैं एक्सरे मशीन हो गई आपकी, और भी तरह के जैसे हम टेस्ट कराते हैं उन सब के लिए किसी ना किसी मशीन का यूज होता है। वो मशीनें सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ही काम करती हैं, ठीक है नहीं। और आपका जो जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह की मशीन होती है वो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस है, तो वो बायोनिक्स का पार्ट है। बायोनिक्स के पार्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम जो है ट्रांसप्लांट भी करते हैं, एक पार्ट को दूसरे, जो आपके मान लो कोई पार्ट शरीर का खराब हो गया तो बॉडी के पार्ट को आर्टिफिशियल पार्ट में जो चेंज करते हैं वो भी हम बायोनिक्स के थ्रू ही करते हैं, ठीक है नहीं। जैसे आपने देखो कानों में जो मशीन, कान खराब हो जाते हैं तो कानों में मशीन लगा लेते हैं, ठीक है ना, तो वो भी किसका पार्ट है, वो भी बायोनिक्स का पार्ट है। आपके पेस मेकर्स के बारे में सुना होगा, पेस मेकर भी आपका बायोनिक्स का पार्ट है। आपका कोई जैसे हाथ या पैर खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम एक मतलब आर्टिफिशियल हैंड का यूज कर लेते हैं, वो भी आपका बायोनिक्स का पार्ट है। तो ये सब आपका बायोनिक्स के अंदर आएगा। इसके बाद देखिए बायोनिक्स के बाद बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका आता है प्रेशर कंट्रोल वाल्व। प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या होती है, ठीक है। तो देखिए प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी आपसे पूछी जा सकती है।
प्रेशर कंट्रोल वाल्व देखिए होते क्या है। प्रेशर कंट्रोल वाल्व किसी भी सिस्टम के प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती है। अगर उसका प्रेशर हाई लिमिट से ज़्यादा पहुंचता है तो वो उसे कंट्रोल करती है, जिससे कि आपका सिस्टम डैमेज ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर ये प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू लगा हुआ है, जिसके हिसाब से आप प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना प्रेशर सिस्टम के अंदर रखना है। जितना प्रेशर भी आप रखेंगे, देखिए यहाँ पर ये टैंक है, ये आपका पॉपिट लगा हुआ है, तो जैसे ये आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जैसे ही प्रेशर आपका ज़्यादा होगा तो उस तभी क्या होगा, तभी आपका ये पॉपिट हाई प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ मूव करेगा। और जब ये हाई प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आपका जो लिक्विड होगा वो लिक्विड यहाँ से टैंक में चला जाएगा, वो लिक्विड यहाँ से टैंक में चला जाएगा। और जब वो टैंक में चला जाएगा तो ऑटोमेटिक जब आपका लिक्विड चला जाएगा तो लिक्विड का प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा पॉपिट फिर अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके किसी भी सिस्टम के प्रेशर को घटाने का, बढ़ाने का या सेट करने का काम करता है। ये होगा आपका प्रेशर कंट्रोल वाल्व। पढ़ भी सकते हैं आप इसे आसानी, सारी थ्योरी मैंने लिख रखी है, एग्जाम में क्या क्या लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है, सब चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब प्रोनी ब्रेक डायनोमोमीटर। ये इसके इस बार मैं आपको बता दूं 100% चांसेस के पूछे जाने के कि प्रोनी ब्रेक डायनोमोमीटर क्या है, ठीक है नहीं, ये पूछा जाएगा। मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में यही आएगा। देखिए सबसे आसान है, टॉर्क को मेजरमेंट करने के लिए प्रोनी ब्रेक डायनोमोमीटर का यूज किया जाता है। डायग्राम में देखिए आपको उसको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी शाफ्ट के टॉर्क को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, उस शाफ्ट पर एक फ्लाई व्हील लगाते हैं और उस फ्लाई व्हील पर दोनों ओर एक वुड ब्लॉक लगा देते हैं। देखिए ये आपका एक वुड ब्लॉक ये लगा हुआ है, एक वुड ब्लॉक ये लगा हुआ है, और एक वुड ब्लॉक तो आपका देखिए नीचे इस तरह से लगा हुआ है, फिक्स है ये। तो दूसरे वुड ब्लॉक पर एक यहाँ पर एक आर्म लगा देंगे जिसकी लेंथ कितनी रहेगी, एल रहेगी, इसके सेंटर से, शाफ्ट के सेंटर से यहाँ तक। और इस आर्म के थ्रू यहाँ पर एक लोड अप्लाई करेंगे, और वो जब लोड अप्लाई करेंगे तो वो जैसे मान लीजिए डब्लू लोड अप्लाई करा तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपकी वुड ब्लॉक होगा ये इससे चिपक जाएगा, ये इससे चिपक जाएगा। चिपकने के बाद इसे रोक देगा, जो आपकी शाफ्ट रोटेट कर रही थी उस शाफ्ट को रोक देगा। ये एक तरह से ब्रेक का काम करेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये लेंथ कितनी है और ये डब्लू वेट कितना है, ठीक है नहीं। तो डब्लू की वैल्यू पता चल गई, एल की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाएंगे T इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल। तो T इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल से आपको टॉर्क निकल जाएगी कि कितनी टॉर्क आपकी क्रिएट हुई। आपको पावर निकालनी हो कि शाफ्ट की पावर कितनी थी, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं P इक्वल टू 2 पाई NT/60, और T की जगह हम क्या रख देंगे 2 पाई, या P की जगह रख देंगे WL। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 पाई WL/60। तो प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर जो है किसी भी शाफ्ट की टॉर्क और पावर को मेजर करने के काम आता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर विद नीट स्केच कि ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या है। इसके भी 100% चांस है। अगर वो नहीं पूछा गया कि भाई आपका जो टॉर्क मेजरमेंट के लिए प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर ना पूछा गया तो ऑप्टिकल पायरोमीटर पूछा जाएगा, दोनों में से एक आएगा इस बार, 100% है, ठीक है नहीं। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर देखिए क्या होता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है, और ये नॉन कॉन्टैक्ट डिवाइस है, बिना डिवाइस को कॉन्टैक्ट किए ये टेम्परेचर को मेजर कर लेता है। तो जो आपके इस तरह के स्पेसिमेन रहते हैं जिनका टेम्परेचर 500 डिग्री, 1000 डिग्री, 2000 डिग्री रहता है, उससे यह आसानी से मेजर कर लेता है। काम कैसे करता है ये देखिए। इसके अंदर यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ होगा और यहाँ पर एक फिलामेंट लगा हुआ होगा। इस फिलामेंट को मैं एक बैटरी और एक रियोस्टेट के थ्रू यहाँ पर क्या देखता हूँ, पावर देता रहूँगा। ये एक यहाँ पर PMMC लगा हुआ होगा जिसमें मुझे करंट की जो है कितना करंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसके में मुझे यहाँ पर डिजिट मिलती रहेंगी, और ये फिलामेंट यहाँ पर हम इसे यहाँ पर इस बैटरी के थ्रू हीट देते रहेंगे। और यहाँ पर एक आई पीस लगा हुआ होगा, एक रेड फिल्टर लगा हुआ होगा। इस रेड फिल्टर के थ्रू आई पीस से मैं इस फिलामेंट को देख सकता हूँ कि फिलामेंट कैसा नजर आ रहा है, और जिसका मुझे टेम्परेचर मेजर करना होगा वो इस लेंस के सामने रखा हुआ होगा, ठीक है नहीं। तो इस हॉट बॉडी से जो आपका रेडिएशन क्रिएट होगा वो रेडिएशन कहाँ जाएगा, वो रेडिएशन जाएगा लेंस पर, और लेंस पर जाने के बाद वो किस पर फोकस हो जाएगा आपका, वो फोकस होगा फिलामेंट पर। अब मैं क्या करूँगा, मैं फिलामेंट को यहाँ से सप्लाई देनी शुरू करूँगा और ये चेक करूँगा यहाँ से। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक आपको इस तरह से ये आपको चेक करूँगा कि आपका जो फिलामेंट है वो कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है नहीं। अगर आपका फिलामेंट कैसा नज़र आ रहा है, डार्क नज़र आ रहा है, कैसा डार्क, यानी जैसा फिलामेंट था उससे भी डार्क नज़र आ रहा है। जब आप उसे टेम्परेचर मतलब आपने उस डिवाइस को
उस हॉट पीस के सामने नहीं रखा था, जैसा तब नजर आ रहा था उससे भी डार्क नजर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ए फिलामेंट कूलर देन टेम्परेचर सोर्स, कि जो फिलामेंट है आपका वो ठंडा है, किससे? जो टेम्परेचर सोर्स है आपका, जिसका टेम्परेचर मेजर करना है, उससे भी ठंडा है, ठीक है नहीं? तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें और इसे एनर्जी या और इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है नहीं? क्योंकि हमें क्या करना है? हमें इसके टेम्परेचर को उसके टेम्परेचर के इक्वल लेके आना है, ठीक? और अगर हमें क्या है? ब्राइट नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है? ब्राइट नजर आ रहा है। तो ब्राइट के केस में क्या होगा? ब्राइट के केस में हम ये मान के चलेंगे कि जो इसका टेम्परेचर है फिलामेंट का, वो टेम्परेचर सोर्स से ज्यादा हो गया, ठीक है नहीं? हमें ऐसे टेम्परेचर पर सेट करना है कि आपको फिलामेंट नजर ही ना आए। जब आपको फिलामेंट नजर नहीं आएगा, आपको केवल ये दो वायर ही नजर आएंगे, बीच का फिलामेंट नजर नहीं आएगा, उस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि अब इस फिलामेंट का और उस हॉट पीस का टेम्परेचर इक्वल हो गया, ठीक है नहीं? और जब उन दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा, तब मैं ये कह सकता हूं जो आपकी वोल्टेज और करंट की वैल्यू आपको मिलेगी, उस वोल्टेज और करंट की वैल्यू को आप वहां से उससे किस में चेंज कर सकते हैं? टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि उस हॉट पीस का टेम्परेचर कितना है। ये काम होता है जी ऑप्टिकल पायरोमीटर का, ठीक है नहीं? इसके बाद इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन है बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके 50-50% चांस है आने के, क्योंकि ये लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। लास्ट ईयर आपसे बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज पूछा जा चुका है, तो इसकी संभावनाएं आने की कम है, लेकिन फिर भी आ सकता है, रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन। हर साल 2-4 क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं पिछले साल के पेपर से, जो लास्ट सेमेस्टर में हुआ था। तो बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है वो प्रेशर को मेजर करने के काम आता है। और कैसे प्रेशर को मेजर करता है ये देखिए, यहाँ पर आपको वर्किंग समझा देता हूँ। देखिए मैं इसकी, ये देखिए आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा यहाँ पर। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये कि ट्यूब लगी है, इस तरह से बेंट ट्यूब लगी है, मुड़ी हुई। ये मुड़ी हुई ट्यूब लगी हुई है। ये इस ट्यूब का एक सिरा यहाँ पर देखिए, ये सॉकेट लगा हुआ है। यहाँ से आपका प्रेशर इसके अंदर जाएगा, जिसका भी आपको प्रेशर मेजर करना होगा। और यहाँ पर देखिए इसके थ्रू प्रेशर होकर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है एक अरेंजमेंट लगा हुआ होगा, जिसे कहेंगे एडजस्टेबल लिंक, ठीक है नहीं? और इस एडजस्टेबल लिंक के आगे यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ होगा, और ये लीवर आपका किससे कनेक्ट होगा? एक रैक एंड पिनियन से कनेक्ट होगा। और रैक एंड पिनियन के बीच में क्या लगा हुआ होगा? एक पॉइंटर लगा हुआ होगा। यहाँ पर ये स्केल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है नहीं? ये पॉइंटर लगा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा, तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये जो बेंट ट्यूब है, ये यहाँ से अपनी पोजीशन को, जैसे ये ऐसे बेंट है, तो जैसे ही प्रेशर लगेगा ये ऐसे करने की कोशिश करेगी, अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेगी। जैसे ही अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तो क्या होगा? इसके अंदर मूवमेंट होगा नहीं? और जब इसके अंदर मूवमेंट होगा तो क्या होगा? इसके अंदर मूवमेंट होगा। और जब इसके अंदर मूवमेंट होगा तो ये व्हील आपका रोटेट करेगा। जब ये व्हील रोटेट करेगा तो क्या होगा? आपका पॉइंटर यहाँ पर रीडिंग देगा कि इसके अंदर कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये काम होता है जी बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का। इससे आप हाई प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। इसमें अगर आप लो प्रेशर, ज़्यादा वेरी लो प्रेशर है, उसे मेजर करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाई प्रेशर को आप इसमें आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, आसानी से आप इसमें मेजर कर सकते हैं। तो ये हाई प्रेशर मेजर करने के काम आएगा आपके। इसे कहेंगे बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी, इसमें पूरा मसाला आपको मिलेगा। आपकी जो 7 नंबर की जो हमने आज वीडियो बनाई थी वन शॉट, 25 क्वेश्चन हमने उसमें रखे हैं। इस 25 में से ये मान के चलें कि आपको देखिए एग्जाम में कितने क्वेश्चन करने होते हैं 7-7 मार्क्स के, आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है नहीं? 8 में से आपको 5 तो इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है 8 से ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन 5 तो आप मान के चलें, ठीक है नहीं? कि 5 तो इसमें से मिलने ही मिलने हैं। जब आपका एग्जाम होगा उस दिन मैं आपको इसे बात करूँगा, ठीक है नहीं? उस दिन आपको पेपर भी दिखाऊंगा कि हमने जो पढ़ाया है उसमें से आपसे क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है, तब भी मैं आपसे बात करूंगा उस बारे में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करें, एग्जाम का समय चल रहा है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा चुके। तो आज का दिन है, कल का दिन होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास, तो इस वीडियो को इतना सर्कुलेट कर दें कि हर बच्चा फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास हो जाए, ठीक है नहीं? अगले सेमेस्टर से हम आपको शुरुआत से धीरे धीरे बड़े प्यार से अच्छे कॉन्सेप्ट से समझाएंगे कि फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। अभी एग्जाम का समय है, आप इसे पढ़िए। मेरी और मेरी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं। आप फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सभी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर लाएं। धन्यवाद।